अस्सलामुअलैकुम। आज है 1 अगस्त, आज़ादी का महीना। आपको कहेंगे हम इस पर आज़ादी मुबारक, क्योंकि हम पूरा महीना इसकी बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उस खबर की बात नहीं करेंगे जो बड़ी खामोशी से काम हो गया, तो आपको गलत लगता है। लोगों की चीखें, आवाम की चीखें एक बार फिर निकल गई, एक बार फिर बिजली गिर गई। तूफान की सी खामोशी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी मंजूर कर ली, जिसके बाद इनकी कीमतें बढ़ गई हैं 90 पैसे, और इसके अलावा इसकी कीमत में 8 रुपये 90 पैसे तक का इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ, और अब पेट्रोल 117 रुपए फी लीटर हो गया। ये याद रखिएगा कि वजारत खजाना ने अभी कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये प्राइस जो है ना आपको देनी पड़ रही है। और ये भी जहन में रहे कि आलमी मंडी में गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान खाम तेल की कीमत में कमी हुई थी। तब्दीली सरकार के भी क्या कहने, अवाम को रिलीफ देने के बजाय सारा जोर कीमतें बढ़ाने पर ही रखा, और एक बार फिर जरूरत की ये चीज हमको सजा के तौर पर मिल रही है, ऐसा लग रहा है। एक और खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिला चित्राल, यहाँ पर FSC की तालिबा ने मुबैना तौर पर कम नंबर आने पर दिल बर्दाश्ता होकर दरिया में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, और रवा महीने खुदकुशियों के अगर वाक़यात की बात करें तो ये 5वां वाक़या है। और गुज़श्ता साल चित्राल में खुदकुशी के 52 वाक़यात पेश है, जिनमें 6 तालिब इल्म शामिल थे। क्या वजह है कि खुदकुशी वहाँ पर उसका जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, इस पर मैंने कुछ अर्सा पहले बात की थी। कोशिश करेंगे कि आइंदा चलकर भी किसी शो में इस पर बात करें कि आखिर रीजंस क्या हैं। वहाँ इतनी मायूसी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि वहाँ की आबो हवा, वहाँ के मनाजिर, वहाँ का सब्ज़ा, वहाँ की सीनरी आपको तो मायूसी से दूर ले जाती है। लेकिन जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, वहाँ के लोगों के मिजाज पर डिप्रेशन कितना गिरा गुजरा है, ये बहुत अहम नुक्ता है। एक अहम बात थी क्या, बारिशों में कराची का हाल। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बारिश के बाद कराची का जो मंजर है, इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर उन्होंने डाली। उन्होंने कहा सबका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, सिंध सरकार है। मौजूदा सूरत हाल इनकी नाकामी है। सिंध में PTI की हुकूमत नहीं, फिर भी NDMA ने अपना किरदार अदा किया। चिट्ठियाँ लिखी, ख़त लिखे, सिंध हुकूमत को नालों की सफाई के लिए बताया, आगाह किया, लेकिन PP ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी कराची को तासुब का निशाना बना रही है, कोई काम नहीं कर रही। आज एक बहुत अहम मामला है, और वो है सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का, और सेनेट का हंगामा खेज इजलास आज होगा। नंबर गेम क्या है जी? अपोजिशन को 65 सेनेटर्स की 7 बरतरी, जमात इस्लामी तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुक, हुकूमत को 36 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है कि सरप्राइज किसको मिलेगा, कौन किसको सरप्राइज करेगा। ऑपोजिशन, इनके दावे, इनके बयानात अपनी जगह, हुकूमत को लगता है कि इनकी तो बातों से ही हार की बू आ रही है। बहरहाल आज समा पर आप इसकी फुल कवरेज देखेंगे। हम इस खबर के ऊपर नज़र रखेंगे और खुसूसी नशरियात इसका एहतमाम करेंगे। हम ज़रा सफ़र की बात कर लेते हैं। कराची और हैदराबाद में बारिश, ट्रेनों की आमद रफ्त, इनकी डीरेलमेंट, अब शेड्यूल बुरी तरह से मुतासर हो गया है। रिजर्वेशन कराना ये भी मुहाल हो गया है। ऐसे में छुट्टियों का ऐलान हो गया, तो भैया सफ़र देख करके प्लान कीजिएगा। कोई अपना काम कैसे भी करे, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत अपना काम बेहतरीन कर रही है। वफाकी वजीर ने कहा था मुल्क भर में ईद 12 अगस्त को मनाई जाएगी। बकरीद की हम बात कर रहे हैं। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन अब आ गया है, और ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ अब 12 से 15 अगस्त तक होंगी। और अच्छा से पहले वीकेंड भी है तो ऐड हो गई छुट्टियाँ, और नया दिन भी इन 4-5 छुट्टियों में आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है। फर्स्ट डे हो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन अभी नहीं बताएंगे आपको। कब बताएंगे किरण? मंडे को बताएंगे कि हम आपके लिए क्या खास ला रहे हैं ईद के हर दिन। तो अभी जरा चलते हैं, आज नया दिन में कौन से अहम मौज़ूआत हम शामिल, इससे कराएंगे आपकी मुलाकात। जानिए नया दिन की टॉप स्टोरीज में। कम उम्र बच्चों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बुरे असरात, पाकिस्तानी बच्चे भी आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब।
बारिश के बाद कराची की मवेशी मंडी का बुरा हाल। व्यापारी परेशान, कहते हैं जानवर बेचने के लिए लाए हैं, दाम कम करना पड़े तो करेंगे लेकिन बेच कर जाएंगे। नाक़िस इंतजामात पर इंतजामिया से नाला। बेआसरा बचपन की परवरिश के लिए काबिल एतमाद आशियाना पाकिस्तान बैतुल माल नन्हे ख्वाबों को हकीकत का रंग देने लगा। बेसहारा और मुस्तहिक बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने और मुकम्मल कफालत की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। खून अतिया करें और दूसरों की जिंदगी बचाएं, यही मिशन लिए पाकिस्तानी नौजवान सोशल मीडिया पर एक्टिव। हर जरूरतमंद तक बर वक्त खून पहुंचाना इनका मकसद। लेकिन ये सब हो रहा है कैसे, जानिए कुछ देर बाद। पंजाब की होनहार तालिबा होगी नया दिन की मेहमान। नौशाबा जफर ने BSc में टॉप करके मरहूम वालिद और दादा का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट ओलंपिक्स में शिरकत के ख्वाहिशमंद, मेगा इवेंट के लिए तैयारियां तेज कर दी। इनाम बट को फंड्स का मसला दरपेश। समाजी तंजीम ने गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी। प्रोग्राम में मिलिए इनाम बट से कुछ देर बाद। माजूरी के बावजूद माजूरों का सहारा, कराची का रिक्शा ड्राइवर सबके लिए मिसाल। इमरान घांची ना सिर्फ रिक्शा चलाता है बल्कि दीगर माजूरों के लिए मुनफरिद रिक्शे भी बनाता है। और प्रोग्राम में शिरकत करेंगे कराची के नन्हे स्टार। वतन की मोहब्बत से सरशार गुलकार हम्माद अली की आवाज सुनने वालों का लहू गरमा दे। नया दिन में कहेंगे खुश आमदी, तो सबसे पहले आपको एक ऐसे पार्क में लेकर जाएंगे कि जहां आप पार्क में जाते हैं खुदाई करने और हीरे की तलाश करने, और फिर आपको हीरा अगर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। ये पार्क ज़बरदस्त, क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क इसे कहा जाता है। और यहाँ पर अगर जाएं खुदाई करें तो हो सकता है किस्मत चमके चमकता दमकता हीरा आपको मिल जाए। पार्क का यही कहना है और ऐसा हो भी गया। एक शख्स पार्क में गया और उसको अपनी आंखों के सामने हीरा दिखाई दिया। उसने अपने आप को हीरो महसूस किया। जॉश इनका नाम था। बड़े जोर से ये तलाश कर रहे थे अमेरिकी रियासत आर्कांसस के स्टेट डायमंड पार्क में, और यहीं पर तो ऐसा हुआ। वैसे यहाँ जाने के लिए ना एक शर्त है, यहाँ जाइए, थोड़ी सी कीमत अदा कीजिए, हीरा ढूंढिए, हो सकता है आपकी किस्मत चमके और आपके हाथ में हीरा दमके। ऐसे ही कुछ हुआ। अब ये बहुत खुश है। वैसे ये एक स्कूल टीचर है और जब ये वहाँ पर गए, इन्होंने तलाश की और हीरा इनको मिल गया तो फिर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब इसकी पिक्चर्स भी इन्होंने पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं, फैमिली के साथ में खुश हैं। और इनको मैंने ख्वाब तो नहीं देखा होगा वैसे इन्होंने ना कि इनको हीरा मिल जाएगा इस तरह। लेकिन चले कोशिश की, और ये बता रहे थे कि जब ये थक गए ना और उनको लगा कि अच्छा बस अब हम लंच करते हैं, उस वक्त इनको ये हीरा मिला था। तो ये क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, मेरा ख्याल है यहीं पर हमें भी जाना चाहिए, कोशिश करें शायद हमें भी कोई हीरा मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खबर शामिल करते हैं। ये तो हम हीरो से मुतालिक बात करते हैं, लेकिन आप जरा रियल पार्क की बात करते हैं, क्योंकि पार्क का मतलब ये ग्रीनरी, और ये ग्रीनरी कैसे। मुझे ऐसा लगा रियल हीरो की बात करते हैं। रियल हीरो, और बल्कि कहना चाहिए वो ऐसा हीरो, बल्कि रियल हीरोज, बल्कि पूरा मुल्क हीरो का हीरो है। अच्छा, वैसे अक्सर किरण हम लोग एग्जाम्पल देते हैं किसी जब नेगेटिविटी की, या तो हम कहते हैं अच्छा कि इथियोपिया या सूडान तो नहीं है, हम ऐसी बातें करते हैं। हालांकि इतनी पॉजिटिव खबरें वहां से आते हैं। और इथियोपिया, कैन यू इमेजिन कि वहां पे 12 घंटों में, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों में कितने दरख्त लगे हैं? 3 करोड़ दरख्त यहाँ पर लगाए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। और ये दरख्तों की जरूरत तो जाहिर है सबको है। कराची में भी है जी, कराची में, पूरे मुल्क, अब ना सिर्फ कराची, बना दीजिए खुदारा कराची। एग्जैक्टली, इतने पौधे लगा दीजिए कि एक शख्स ने 40 से 60 तक पौधे लगाए, और इसीलिए फिर ये इतना ग्रीन हो रहा है। माहिरीन का कहना है 20वीं सदी के आगाज से 2000 के इख्तिताम तक मुल्क में जंगलात की भरपूर और बेरहम कटाई हुई थी।
इसी वजह से मुल्क में जंगलात की मजमूई तादाद ना सिर्फ 4% रह गई थी। अब इस स्कीम के तहत मुल्क में 1000 मुख्तलिफ मकामात हैं ऐसे जहाँ दरख्त उगाए गए हैं, उगाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम पर अमल इस कदर सख्त अंदाज से किया जा रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन को एक दिन दफ्तर से छुट्टी दी जाती है, जाओ 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 दरख्त उगाने का काम करो। इथियोपिया के वज़ीर आज़म खुद भी इस प्रोजेक्ट की क़यादत कर रहे हैं, इसका हिस्सा है। उन्होंने मुल्क के जनूबी हिस्से में बड़े पैमाने पर दरख्त लगाए। मुल्क के वज़ीर बराए जिद्दत और टेक्नोलॉजी के मुताबिक सिर्फ पीर के रोज़ तक लगाए गए दरख्तों की मजमूई तादाद 353 मिलियन थी। अब ज़रा वापस आए, क्योंकि पत्ते दरख्तों पर उगते हैं, पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। तो हम जरा आज कोशिश करेंगे इस सिलसिले में भी बात करें कि हो क्या रहा है ना, पैसे जो कि दरख्तों पर नहीं उगते वो बड़ी तेजी के साथ में पेट्रोल भरवाने के चक्कर में उड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा उड़ जाते हैं। और अब तो ऐसे उड़ रहे हैं कि एक तो नोटिफिकेशन नहीं आता, पैसे फिर भी उड़ जाते हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं पेट्रोल पंप में तो जो खबर आई होती है ना, वो लगता है वो भी टीवी को इतना फॉलो कर रहे हैं कि अगर समरी भेज दिए चलो जी पैसे ही बढ़ा देते हैं, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए। बट एनीवेज एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात नहीं करेंगे, आगे चलकर बात करेंगे कि पेट्रोल प्राइस पे हो क्या रहा है, नोटिफिकेशन के बगैर आखिर क्यों पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई है 5 रुपए। लेकिन अभी दिखाते हैं आपको एक तस्वीर, और ये तस्वीर समंदर की तय से ली गई है और तस्वीर है शिकार की तस्वीर। बल्कि तय से ना मेरा ख्याल है सरफेस पे भी आ गए हैं। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। क्या पता लेने तय में तस्वीर गए फिर ऊपर भी आ गए हों। लाखों करोड़ों में से कोई एक कैमरा होता है जो ऐसी तस्वीर वैसे महफूज कर पाता है। लॉस एंजल्स का समंदर, यस। और ये तस्वीर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने ली है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह वेल मछली, समुद्री बिल्ली या सील इसका शिकार कर रही है। वेल का द्योहाइकल जबड़ा पानी से ऊपर नुमाया हुआ, तो शिकार इसमें डूबता हुआ नजर आया। और फोटोग्राफर इन्होंने चेस डैकर, इन्होंने इस कैमरे में महफूज किया इसको। और चेस का कहना है कि ऐसा मंजर सालों में देखने को मिलता है। वाओ ना, खतरनाक है। और अब हम आपको दिखाते हैं ऐसी कुछ तस्वीर। ये तो कुछ तस्वीर थी, अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो रंगीन दिखाई थी लेकिन हकीकत में मुकम्मल तौर पर ब्लैक एंड वाइट है। और इस पर रंगीन धारियों की वजह से इनका रंगीन होने का बसरी धोखा पैदा हो रहा है। आंखों का धोखा इसको कहते हैं। यानी ब्लैक एंड वाइट से कलर्स, और कलर्स से, वैसे ब्लैक एंड वाइट भी कलर ही है। हाँ, ब्लैक मींस ऑल कलर्स एक्चुअली, और व्हाइट मींस देयर इज नो कलर। बट ये लाइंस ऐसे खींची गई हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि वो जो पिक्चर है वो बड़ी कलर्ड पिक्चर है। और ये वैसे पिक्चर आपको दिखा भी रहे हैं हम, स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये डिजिटल मुसव्विर सॉफ्टवेयर माहिर हैं, इन्होंने ये इस तरीके से इस पर लाइंस खींची हैं, अच्छी लाइंस खींची है। एग्जैक्टली, अच्छी लाइंस खींची इन्होंने। और जैसे मैं आपको बता रही थी ना, नॉर्वे के आर्टिस्ट हैं, तो ये इनका तजुर्बा है जिसके तहत इन्होंने इसको जो है ना इल्यूजन क्रिएट किया है इन्होंने। ब्लैक इसे वैसे कहते हैं कलर एसिमुलेशन ग्रेड इल्यूजन। ओके, बड़ा मुश्किल सा नाम है, बहुत मुश्किल है लेकिन बड़ा अच्छा सा काम है। अच्छा जी, अब जरा सियासी माहौल का तज़किरा कर लेते हैं, क्योंकि कुर्सी की बात करते हैं, कुर्सी की जंग की बात करते हैं, ऐवान बाला की कुर्सी, क्योंकि आज उसकी जंग है। चेयरमैन सेनेट इसी कुर्सी पर कौन होगा विराजमान? जो हैं वही रहेंगे या कि दूसरे साहब आ जाएंगे? क्योंकि सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, इस पर वोटिंग आज होगी। बजंजो या संजरानी? यस, बजंजो आएंगे या संजरानी रहेंगे, लेट्स सी। क्योंकि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि जी हमारा नंबर गेम पूरा है, भरपूर किया जा रहा है। तो लेट्स सी, आज मालूम हो जाएगा कि कोई धोखा देता है या नहीं देता, क्योंकि कोई साथ निभाता नहीं। अच्छा, वैसे इसके लिए मैनरिज्म यही है कि वोटिंग जो है ना वो पता नहीं चलेगी ना किसने किसको वोट दिया, लेकिन पता तो सब चल जाता है बाद में। छुपता कुछ भी नहीं है। अगर कोई ना आए तो उसका मतलब क्या होता है? खेल गया। और जमात इस्लामी मेरा ख्याल है वो जरा इस वक्त साइड पर है, वो जी, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम इसका हिस्सा नहीं है। और बाकी लोग देखते हैं कि वो कहते क्या है, करते क्या है, होता क्या है। तो हम ये चाह रहे थे कि आज हम इसके ऊपर भी बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नंबर गेम हमारे पास अच्छा है, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, तो फिर तो संजरानी साहब खुद ही इस्तीफा दे दीजिए, वरना तो आपको जाना ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत गैर आईनी इक़दाम से बाज रहे। पीटीआई और इत्तेहादी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर चुके हैं। और ये कह चुके हैं इनकी बातों से तो हार की बू आ रही है। तो हालात हैं क्या क्या कुछ, हम एंकर पर्सन अंबर शमसी से बात कर लेते हैं। वेलकम टू नया दिन। अंबर, मुझे पता है आपका दिन जो है ना आज बड़ा मसरूफ गुजरने वाला है, लेकिन प्लीज़ ज़रा हमें बताइए, सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद
सेनेट की तारीख का अहम इजलास होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए ऑपोजिशन अपनी अक्सरियत को साबित कर सकेगी, जितनी बातें हैं वो दुरुस्त हो सकेंगी? देखिए बहुत सारे जोहराने हुए, इशाइये हुए, मुलाकाती हुई, इजलास हुए, और आज का दिन ऐसा है जब आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन जमातों का जो दावे हैं, उनका कहना है कि 62-63 सेनेटर्स उनके साथ हैं, जबकि हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी बहुत एतमाद है कि लोग अपने ज़मीर की बुनियाद पर वोट डालेंगे। हालांकि उनके पास सिर्फ 35 लोग हैं। दूसरी जानिब इसमें मैं 37 नहीं कह रही, क्योंकि 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जमात से है, जो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। ये भी चले छोड़ देते हैं कि वो न्यूट्रल ऐसे वक्त में क्यों रह रहे हैं, उससे क्या सियासी मकसद उनको हासिल होगा, ये भी रहने देते हैं। इतना वाज़ेह है कि अगर हम सिर्फ सेनेटर्स की तादाद देखें तो अपोजिशन को इसमें जीत होनी चाहिए। हुकूमत भी मुझे लगता है कि सादिक संजानी साहब के लिए खड़ी तो हुई है और कोशिश भी की है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर उनकी एक तरह से ऑलरेडी जब अपोजिशन बार बार कह चुकी है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो फिर उनको बाद में मौका मिल जाएगा कि अगर हुकूमत की साइड जीत जाती है कि अपोजिशन फिर कहेगी देखिए आप कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और अब देखिए हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसको वेल लेफ्ट छोड़ देना चाहिए था, सादिक संजानी साहब को जाना चाहिए था, क्योंकि ये वाकई इसको देखा जाए कि सेनेट के चेयरमैन की तब्दील अलामती है। आप कहेंगे कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब से बलूचिस्तान पे क्या असर होता है, ये मुझे समझ नहीं आती। इसमें जो बलूचिस्तान के अगर मसाइल का हल करना है वो विफाक कर सकती है और वो सूबाई हुकूमत कर सकती है, और वो इस वक्त इत्तेहादी है। लेकिन देखना ये है, नंबर्स बहुत दिलचस्प होंगे, किसके दावे सच साबित एग्जैक्टली और नंबर गेम तो दिलचस्प हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा हो जाता है कि ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट को तब्दील कराने में कामयाब हो जाती है, तो व्हाट डू यू थिंक हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती है आगे चलकर? अगर हम सेनेट की बात करें तो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पहले से ही हैं, इन द सेंस कि क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत है और वहाँ जो बिल्स आते हैं जो कौमी असम्बली में पेश होते हैं, तो फिर सेनेट में वहाँ ज़्यादा उसको रोका भी जा सकता है, ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो ये मुश्किलात तो पहले से ही मौजूद थी। सादिक संजानी साहब, जहाँ तक सब कहते हैं और जहाँ तक हमने देखा है और मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत फेयरली कंडक्ट किया था हाउस को, तो मुश्किलात वैसे भी नहीं थी। जहाँ हमने देखा कि जब लड़ाई हुई थी फवाद चौधरी के दरमियान और मुशाहिद अला खान के दरमियान, तो फवाद चौधरी को पर पाबंदी भी लग गई थी सेनेट में, तो अगेन वो मुश्किलात नहीं है। जो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको देखना चाहिए, और जो अपोजिशन का दावा है कि वो एक एक करके जो उनके अहदाफ हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सेनेट की चेयरमैन की तब्दीली भी शामिल है। और वो जाहिर करना चाह रहे हैं कि जब वो मुत्तहद होते हैं तो वो जो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जब बजट का सेशन भी था, उस वक्त वो बहुत दावे कर रहे थे कि वो बजट इस सूरत हाल में, इस शक्ल में मंजूर नहीं होने देंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन वो फाइनेंस की बिल की बात थी। देखना ये होगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा दिलचस्प ये होगा कि जो मौलाना फजल रहमान की धमकियाँ हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर स्टेक भी है, वो किस हद तक सपोर्ट करेंगे, सिर्फ लफाजी होगी या नहीं होगी, और अगले कदम क्या होंगे, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा दिलचस्प होगा। सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से ये मामला आज ख़त्म हो जाएगा। सही। अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, मैं ज़रा क्विकली आपसे जानना चाहती हूँ, मैं और शुएब गवर्नर साहब के पास गए थे, गवर्नर सिंध के पास, तो उन्होंने कहा कि हमारे ताजिरों के साथ में मामला तय पा गए और बड़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं। फिर जब हमने इस मामले पे थोड़ा सा काम किया तो पता चला नहीं, ईद के बाद ताजिर मुल्कगीर हड़ताल करने जा रहे हैं, उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। तो अब ज़रा ये बताइएगा, ताजिर तंजीमों की हड़ताल की कॉल, ये एक और मुश्किल है और ये मुसलसल मुश्किल है हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, ताजिर तंजीमों ने ऐलान किया था कल कि वो दोबारा अगस्त में हड़ताल करेंगे, 5 और 6, और फिर उसके बाद 15 और 16। और कुछ याद होगा कि जो पिछली हड़ताल थी, कराची के अलावा बाकी शहरों में कुछ कामयाबी नज़र आ रही थी। जो बुनियादी मुतालबात है वो बजट के बाद हैं, और उसमें से मेरे ख्याल में ताजिरों की जो मैं ज़ाती तौर पर बहुत एतराज़ करती हूँ कि अगर हुकूमत चाहती है कि ID कार्ड जमा करवाना चाहिए 50,000 की से ज़ायद की फ़रोख्त में, तो उसमें हर्ज नहीं है, इकॉनमी डॉक्यूमेंट करती है। कुछ जो सवालात उठे थे वो इस हवाले से उठे थे कि अगर ख़वातीन अपना CNIC नहीं देना चाहती और
कुछ हमने ये भी देखा है कि क्या हमारी डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होगी या नहीं होगी। ये सिर्फ लेकिन सार्फिन के मसाइल है। ताजरों के मसाइल ये हैं कि वो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन रेजिस्ट कर रहे हैं। हुकूमत के लिए लेकिन मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि ताजर एक ज़ाहिर मीशत का नुकसान भी होता है, और ताजर तंजीमें जो हैं एक तरह से वो काफ़ी ताकतवर भी होती हैं। और ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी ताजर तंजीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी किया था 2018 के इंतखाबात में। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। पहले तो कुछ निगोसिएशंस कामयाब हुई थी एक दिन की हड़ताल के बाद। ये बार बार जब हड़तालें होती हैं तो फिर मुल्क को नुकसान होता है। इसका कोई बीच का रास्ता कुछ निकलना ज़रूरी है। थैंक यू अंबर, आप साथ मौजूद थी। और जिस तरह आप ताजिर के जो एहतजाज उससे मुतालिक आप कमेंट कर देंगे, ताजिर कहते हैं कि टैक्स हम देना चाहते हैं, सिर्फ हमें तरीक़ेकार पे एतराज़ है। लेकिन उससे पहले जब हम सियासत की बात कर रहे थे, जब हम सेनेट के चेयरमैन की बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि सब कुछ जायज़ होता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए सब कुछ सही है, सब कुछ जायज़ है, वो जो भी करें बस साडा बंदा आना चाहिए। लेकिन मसला तो ये है ना, काम कोई भी हो उसका तरीका सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो भैया हम कैसे आप सही तरीके से काम करें इसको भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि महंगे चश्मे की खुसूसियात क्या, सस्ता चश्मा कितना कैसे नुकसान दे। इसके अलावा पाकिस्तानी बच्चे सेलफोन यूज कर रहे हैं तो उनकी आंखें कितनी मुतासर हो रही हैं, ये खबरें हम आपको देंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास मवेशी मंडी भी लेकर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। हम बड़ी आसानी से वापस आ चुके हैं और बड़ी आसानी के साथ हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे काम है जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से अंजाम देंगे तो यकीन जानिए सहूलत आपको सहूलत ही लगेगी। रिपोर्ट देखिए और सीखिए। अक्सर घर में दूध उबालते हुए गिर जाता होगा और ज़्यादातर ख़वातीन यही करती हैं कि चूल्हा बंद कर दें। लेकिन अगर दूध वाले बर्तन पर लकड़ी का चमचा रख दिया जाए तो दूध उबलने के बावजूद बाहर नहीं गिरेगा। सफ़र के लिए बैग तैयार करते हुए अमूमन सब लोग कपड़ों की तह लगा देते हैं, लेकिन अगर इन कपड़ों को ऊपर नीचे रखने की बजाय साथ साथ खड़ा कर लिया जाए तो बैग में ज़्यादा जगह बन सकती है। और अब जिक्र माइक्रोवेव का। आप अक्सर खाना गर्म करते होंगे तो वो साइड या दरमियान में से सही गर्म नहीं होता होगा, लेकिन अगर आप इसके साथ एक कप पानी गर्म कर लें तो इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आलू छीलने का ये तरीका इंतहाई रिवायती लेकिन मुश्किल भी है, तो अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो पहले आलू उबालें और फिर बगैर छुरी का इस्तेमाल किए छिलका हटा लें। मौसीकी सुनने का शौक तकरीबन हर शख्स को होता है, लेकिन उसमें खलल तब आता है जब एयरफोन गिर जाते हैं। तो इसका हाल कुछ ऐसा है कि एयरफोन की वायर कान के ऊपर से पीछे ले जाएं और बार बार मौसीकी सुनने में खलल से निजात पाएं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी इजाद हो गया कि कराची में बारिश हो, पानी इकट्ठा ना हो? हाँ, ये तरीका इलाज इसका हो सकता है अगर आप इसके रीजंस को जानें और इसके रीजंस पर काम करें। बारिश हुई, कराची डूब गया, घर, गलियां, पार्क, मैदान, कब्रिस्तान, सब जगह पानी पानी था। अब कराची में बारिश हो जाए तो ये शहर हमारा डूब क्यों जाता है, इसके रीजंस क्या हैं? इसके ऊपर बात तो की जाती है कि ये डूब जाता है, क्यों डूब जाता है, इसके ऊपर बात नहीं की जाती। हम आपको दिखाते हैं आज। यूं तो बादल कराची से नाराज नजर आते हैं, बरसते में कभी कभी सालों लगा जाते हैं, लेकिन ये बादल जब भी बरसते हैं रोशनियों के शहर को डुबो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार बारिश होते ही कराची के डूबने की सदा क्यों सुनाई देती है? तो वजह है शहर की सुकड़ती नदियां, कचरे से भरे बरसाती नाले और उन नालों पर कायम तजावुजात, निकासी आब का नामुनासिब इंतजाम, नाकिस मंसूबाबंदी और बल्दियाती इदारों में इख्तियारात का तनाज़ा, ये सब है शहर के डूबने का जिम्मेदार। अगर मईशत के हब कराची को डूबने से बचाना है तो नदियों को वसी करना होगा, बरसाती नालों की बहाली और सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाना होगा,
इख्तियारात की जंग के बजाय अवामी खिदमत को जिम्मेदारी समझना होगा। ये तो है कराची का एक बड़ा मसला, लेकिन ज़रा बात करते हैं मईशत के बड़े मसले की, यानी टैक्स रिटर्न जो फाइल नहीं करते उनका तस्करा करते हैं। इनकम टैक्स फाइल करने चाहिए, इंतहाई ज़रूरी है ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। लेकिन क्या कराची के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स सर्जन्स टैक्स देते हैं? नहीं जी, इनमें भी बड़े पैमाने पर टैक्स चोर मौजूद हैं। कुछ ऐसे इंकशाफ हुआ है। एफबीआर की दस्तावेज हम आपके सामने रखते हैं और इस सिलसिले में अपडेट लेने की कोशिश करते हैं, अपने नुमाइंदे से बात करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि शहर के बड़े बड़े अस्पताल, शहर के नामवर डॉक्टर्स, इनके नाम आ रहे हैं। अशरफ खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अशरफ खान, कराची के डॉक्टर्स, बड़े अस्पताल टैक्स नहीं देते, कौन कौन है जिसके बारे में मालूमात मिली? जी किरण, अगर हम देखें जो इंडिविजुअल सैलरी पर्सन है, जैसे हम लोग होते हैं, हमारी तनख्वाह से जो टैक्स करते हैं हम उसके इनकम टैक्स सालाना गोशवारे जमा कराते हैं। लेकिन ये इंकशाफ हुआ कि कराची में जो बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो कमाई करते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। इसका इंकशाफ हुआ और पीएमडीसी में रजिस्ट्रेशन के बावजूद बेशतर डॉक्टर इनकम टैक्स ही अदा नहीं कर रहे हैं। ये कहना है एफबीआर का जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे। और कहा है कि शहर के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि उनके पास जो डॉक्टर्स हैं उनकी आमदनी पर मबनी मुख्तलिफ जो तफसीलात दी जाए, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर दिया जाए, क्योंकि उनका कोई डाटा ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने कभी रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। नोटिस जो है कराची के 30 बड़े अस्पताल को जारी किए गए। एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे और डॉक्टर के शनाख्ती कार्ड नंबर भी तलब किए गए और उनकी क्या आमदनी है, क्या उनकी फीस है, वो भी एफबीआर के पास मिल गई है। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर्स इसके अलावा भी एफबीआर जो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहा है, उसके लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की बात करें तो कल 2 अगस्त और पूरे मुल्क भर में जो लोग तनख्वाहदार तबके हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, वो उनको आखिरी दिन है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का। अगर वो जमा नहीं कराते तो उसके बाद एफबीआर एक्शन करेगा। 1.5 लाख 2 लाख लोगों को नोटिस भी जारी करेगा, उनके ऊपर जुर्माने भी लगेंगे। और इसमें बड़े नाम है अशरफ खान, बड़े अस्पतालों के इसमें नाम है जहां के डॉक्टर्स, वहां के सर्जन्स वो टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि 2 बातें। एक तो ये कि अगर सैलरीड पर्सन होता है टैक्स कट जाता है, वो रिटर्न फाइल नहीं करता, एक मामला। लेकिन डॉक्टर्स अगर डेली वो देख रहे हैं 50 पेशेंट्स और उनको उसकी फीस मिल जाती है और वो कहीं पर उसका डाटा नहीं है, कितने मरीज देखे थे, कितने पैसे कमाए थे, टैक्स कितना दिया, टैक्स तो कटा ही नहीं, देने की बात तो फिर ज़ाहिर है आती नहीं। टैक्स रिटर्न फाइल वाला मामला है जिस पर आप डॉक्टर्स परेशान हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस है, डॉक्टर्स भी अब लेंगे कि अब इन्हें बताना पड़ेगा कितने कमाई कर रहे हैं और कितना इन्हें टैक्स इसमें से देना है। बड़े अस्पताल ये तो लेना चाहिए भाई, क्योंकि ज़ाहिर है इलाज ये तो करते हैं, लेकिन मईशत का इलाज ऐसे ही होगा जब सब टैक्स नेट में आएंगे। अशरफ आप अपडेट कर दे, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेस दूर करना है तो छुट्टियों पे जाना चाहिए। छुट्टियों पे कहाँ जाएं किरण? मरी चले जाएं, मरी में बड़ी अट्रैक्शन है। अगर आप वहाँ के नज़ारे देखने जा रहे हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर हमने तैयार कर रखी है जनाब। तफरीही मकामात तो जाएंगे, साथ के साथ जो मरी जाएगा गवर्नर हाउस की सैर भी कर पाएगा। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये तो कर दिया ना कम अज कम उन्होंने। ठीक है। जफर इकबाल रहीम वहीं पर मौजूद है। हैं। ये भी ना करते तो हम क्या बिगाड़ लेते। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू। जफर बताइएगा, खोल दिया गया है इनको सयाहों के लिए और सिर्फ वीकेंड पर ही ऐसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कफार मरी के खूबसूरत तरीन इलाका कश्मीर पॉइंट पर, जहाँ पर वाक़या गवर्नमेंट हाउस को गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाकायदा अवाम के लिए खोलने का ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पर आकर मालूम हुआ कि इसको सिर्फ होटल की हद तक लोगों के लिए खोला गया है। जो लोग होटल के कमरों की बुकिंग कराएंगे वो सिर्फ यहाँ पर आ सकेंगे। बाकी अगर कोई सयाह यहाँ पर सैर के लिए आना चाहता है तो वो सिर्फ इतवार के रोज़ यहाँ के लॉन्च तक आकर सैर करके वापस जा सकेगा। मेरे साथ एक सयाह फैमिली मौजूद है जो ये ऐलान सुनने के बाद लाहौर से यहाँ पहुँची है, लेकिन उनको यहाँ पर आकर मायूसी हुई है और उनका कहना है कि हम यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि हम यहाँ पर आकर ये कमरे देखेंगे, ये होटल की बिल्डिंग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर हमें अभी अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी हम लोग लाहौर से आए हैं और कल वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि गवर्नमेंट हाउस किया गया, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल आप देख सकते हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए ये ओपन है जो यहाँ पे होटल की बुकिंग करवाएंगे। हम इतनी दूर से आए थे, ये ऐलान सुन के तो हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है इस चीज़ की। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल झूठी बात है। तो यहाँ पे आम लोग आके नहीं देख सकते हैं, स्पेशल लोग जो हैं बस वही देख सकते हैं। जी जैसे कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि हम लोग बड़ी दूर से ये देखने के लिए आए थे कि इसकी बिल्डिंग कैसी है, लेकिन यहाँ पर आकर मायूसी हुई।
इकबाल रहीम, आप अपडेट कर रहे थे और जिस तरह आपने भी कहा कि सिर्फ लॉन्स खोले गए हैं, तो अगर किसी ने जो गवर्नर हाउस है उसका अंदरूनी मनाजिर देखने हैं तो कुछ वीडियोस हैं सोशल मीडिया बहुत शेयर हो रही हैं। मैं खबर देना चाहती हूँ, अहम खबर है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है मुल्तान में। पीरा गायब पुलिस स्टेशन, यहाँ आग भड़क उठी है। इसी सिलसिले में बात करते हैं, समा के नुमाइंदे राशिद हमीद हमारे साथ है। राशिद, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, इस हादसे की वजह क्या थी, कुछ पता चल सका? कितनी हद तक इस काम को मुमकिन बनाया जा रहा है, कितनी मुश्किल उठानी पड़ रही है, ये सब कुछ बताइएगा। कुछ फुटेजेस हमारे सामने ही है। जी बिल्कुल, मुल्तान का ये पीरा गैब ग्रिड स्टेशन है और यहाँ पर जो है आग लगने की इतला मिली थी रेस्क्यू की, और रेस्क्यू की अब जो 6 गाड़ियां वो आग बुझाने में मसरूफ है। ये पीरा गैब का ग्रिड स्टेशन है और यहाँ पर जो सामान यहाँ पर पड़ता है उस पर जो है अचानक आग लगी है, लेकिन आग की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। लेकिन बारिश की वजह से जो है, बारिश के बाद जो है और कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है मौके पर पहुंचे हुए एम्बुलेंसेज को और रेस्क्यू एहलकारों को, और जो है अभी तक जो है आग पर जो है कंट्रोल करने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और रेस्क्यू का यही कहना है कि अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जल्द जो है इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। मनाजिर सामने है जी, मुल्तान का ये पीरा गायब ग्रिड स्टेशन है और यहाँ पर ही इमदादी टीमें अपना काम कर रही हैं, रेस्क्यू का काम कर रही हैं। अब जरा बात करेंगे पेट्रोल प्राइस की। महंगाई के सताए अवाम, इनको एक और झटका लगा है क्योंकि पेट्रोल यकदम 5 रुपये 15 पैसे और डीजल 5 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 117 रुपये 83 पैसे हो गई है और डीजल 132 रुपये 47 पैसे का हो गया है। लेकिन ये बड़ा खामोशी से हो गया है, चुपचाप सा हो गया, विदाउट एनी नोटिफिकेशन हो गया, विदाउट एनी डिस्कशन हो गया। डिस्कशन तो थोड़ी सी हुई होगी बट अभी नोटिफिकेशन नहीं आता। विदाउट नोटिफिकेशन कैसे कर दिया? क्या खबर सुनी और कर दिया पेट्रोल पंप्स वालों ने? तो ये एक ऐसी बात है जिस पर हम बात करेंगे और कोशिश करते हैं जी इस सिलसिले में। हमारे साथ माहिर मुआशियात मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, वेलकम टू नया दिन। मुजम्मिल साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, सारी की सारी चीज़ों पर अब इसका असर पड़ने जा रहा है। महंगाई पहले थी, अब ये कहाँ जाकर रुकेगी, सवाल ये है। बात यह कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आलमी मालियाती मंडी से जो है उसका तयन किया जाता है, तो आलमी मालियाती मंडी में जो है कीमतें तेज थी। इसके अलावा ये बजट पास हुआ था और तो उसके बाद ये कहा गया था और IMF का प्रोग्राम भी जब पास हुआ था, कहा गया था कि ओगरा इंडिपेंडेंटली जो है अब कीमतें बढ़ाएगा। तो वो जो है, क्योंकि अब हमने IMF प्रोग्राम में और उसको पूरा भी मुकम्मल भी करना है, तो ओगरा ने 2 दिन पहले ये समरी भेज दी थी और आज से उसका तयन हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, नए टैक्सेस और फिर पेट्स का ये बढ़ना, इस वक्त बढ़ना और 5 रुपए बढ़ गई, अब सिर्फ पेट्रोल की मैं बात करूं, क्या लगता है ये एक नया तूफान है, एक बड़ी मुश्किल, एक नई मुश्किल है आवाम के लिए? देखें, लाजमी सी बात है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कीमतें से जो है फिर महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन अब ये कि ये हमारी हुकूमत बेबस है। हमारे मुल्क में तो तेल पैदावार होती नहीं उसकी, वो बाहर से आता है तो जिस कीमत में आएगा उस कीमत में ही देना पड़ेगा। अगर सस्ता देंगे तो फिर वही कर्जा, वही सारी चीजें, और हम मकरूज इतने हो चुके हैं, वैसे जितनी हमारी मुल्क की पैदावार है उतना हमारा कर्जा है, तो इसको अगली आने वाली नस्लों को और कितना हम मकरूज करें। तो ये कौम को भी जो अपने हिसाब से इस्तेमाल करना होगा, किफायत शारी करनी होगी। और कौम का हिसाब किताब आउट हो चुका है, इस आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दे सकता। अवाम तो है मुश्किल में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि सारे के सारे आदाद-ओ-शुमार अपनी जगह, महंगाई का ये तूफान लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अवाम क्या कहते हैं इस सिलसिले में, नया दिन के नाज़रीन को दिखाते हैं। मैं ये हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि खुदा रहम करें, इस गरीब आवाम पर रहम करें। मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, तो हम यही इमरान खान से अपील करते हैं कि हम मोटरसाइकिलों को छोड़कर गधा गाड़ी ले लेते हैं। बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ, पहले भी बढ़ाए थे, उसके साथ महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, महंगाई वैसे ही है। लोग सोच रहे थे कि इमरान खान आएगा तो मुश्किलें आसान होंगी, ये तो और मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहरहाल जुल्म है ये आवाम के साथ। मुश्किलें कहाँ नहीं बढ़ी हैं, कहीं महंगाई और कहीं
मौसम। कराची की मवेशी मंडी का बारिश के बाद से बुरा हाल है। व्यापारी नाकिस इंतजामात पर इंतजामिया से नाराज हैं और कहते हैं कि हम यहाँ जानवर बेचने के लिए आए हैं, दाम कम करना पड़ेगा तो हमें परेशानी तो होगी। शोएब आप कहते हैं? मैं गया था वहाँ पर और मैंने वहाँ जो सिचुएशन देखी, मैं चाहता हूँ मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और व्यापारी कितने परेशान हैं और व्यापारियों के साथ खरीदार क्या रवैया रखते हैं जो कि काबिल मजम्मत है। दिखाते हैं आपको मंडी की सिचुएशन। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, आला से आला नस्ल का जानवर यहाँ पर, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर यहाँ पर। हम भी आए आज इस मंडी में, थोड़ा सा मुश्किल हुआ हमें भी यहाँ पर पहुँचने में क्योंकि बारिश के बाद सिचुएशन इस मंडी की वही है जो कराची में बाकी इलाकों की है। कीचड़ है और इसीलिए यहाँ पर चलना मुश्किल है। यहाँ पर लोग आ नहीं रहे, जानवरों की खरीदारी इस वक्त उस तरीके से हो नहीं रही, तो मंडी में थोड़ी सी मंदी है। इसीलिए ज़रा बात करेंगे व्यापारियों की परेशानी की भी, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए अपने जानवर लेकर, लेकिन जहाँ पर पानी खड़ा हो गया वहाँ पर अब जानवर बांध नहीं सकते। तो क्या है उनके मसाइल, इस पर करेंगे बात। और बारिश के बाद मंडी की सिचुएशन क्या है आपको दिखाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं वो अब परेशान है। बारिश के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब है इस मंडी की। हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से भाई। कितने जानवर लेकर आए हैं आप लोग? हमारा 60 जानवर है। अच्छा, तो ये पट्टी जो आपने ली कितने पैसे दिए इसके? 1,76,050 रुपये। इस पट्टी के? एक पट्टी एक के, तो 3 पट्टी हम लिए हैं। अच्छा, इस पट्टी में तो अब जानवर नहीं है आपके, पानी ही पानी है? पानी है पट्टी में, कुछ जानवर नहीं है। बाहर खड़े, बाहर वाले भी बोलते हैं ये भी माल ले जाओ अपना, पानी में बंदो को हमारा कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने यहाँ से जानवर हटा लिए और साइड पे कहीं पे बांध दिए? साइड पर उधर बांध लिए, वो उधर बांधे हुए हैं जानवर। वो बोले 50,000 और जो है एक पट्टी का माल बंद, उधर हमारा माल पट्टी वो 5-6 पट्टी में माल आएगा, वो दूसरा पैसा मांग रहा है हमारे से। अच्छा, तो अब यहाँ तो अब जानवर बांध नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो पानी, जो यहाँ से मैंने देखा था पानी निकालने का इंतजाम भी आपने खुद किया? हमने खुद किया, 10,000 रुपया दिया है गाड़ी वाले को, ट्रैक्टर वेक्टर लगवा के पानी का इंतजाम किया है। तीसरा दिन हम ऐसे परेशान हैं। करेंगे इसी तरह रहेंगे, जानवर साइड पे बांधे रहेंगे? क्या करेंगे भाई, जानवर साइड पर गली पर बांध नहीं दे रहे हैं। हम क्या करें? पानी तीसरा दिन पानी भी नहीं दे रहे हमारे को। तो पानी क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, उनकी मर्जी नहीं। वो बोलते बस जाओ, पानी दे रहे हैं, पानी भी नहीं दे रहे हैं हमारे को। जानवर हमारे प्यासे खड़े हैं। ये कंदकोट से नूर मोहम्मद भी आए अपने जानवर यहाँ पर लेकर, लेकिन अब परेशान है क्योंकि जाहिर है सिचुएशन जो इस वक्त मवेशी मंडी की है वो भी आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं। और साथ साथ जब सिचुएशन ऐसी हो लोग आते नहीं हैं, और जो आते हैं वो जाहिर है कहते हैं कि दाम कम हो, लेकिन दाम कम कैसे हो? नूर मोहम्मद, जो आप जानवर लाए हैं कितने जानवर हैं ये बता दें। और ये जानवर 20-22 जानवर हैं, तो एक जानवर क्या कीमत है उसकी? उसकी एक है, कोई हल्का है कोई भारी है। देखो हमने भारी जानवर लाए हैं, वो बोलते हैं 1,25 में दे दो। हमारे को 1,25 में क्या वो पड़ा हुआ है, मतलब 3.5 में, 2 में, 2.5 में ऐसे पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं लोग, यानी 2.5 लाख में पड़ा हुआ है? 2.5 लाख में पड़ा हुआ है। 2.5 लाख सिर्फ आपने वो जानवर छोटा लिया होगा, फिर उसे पाला? अच्छा जी, मैंने पाला। 11 महीने 12 महीने जानवर हम लोग पालते हैं घरों में। तो अब मुझे बताएंगे, बारिश के बाद मसला ज्यादा खराब हो गया? जाहिर बात है, बारिश के बाद आपके सामने जितनी बारिश खड़ी है, ये तुम देखो, ये हमने खोदा खुदवाया है ट्रैक्टर से, 15-20 हज़ार रुपये इसको दिए हैं। ये एक बड़ी परेशानी है। ज़ाहिर है अगर वो जानवर लाए हैं, दूर दराज इलाकों से लाए हैं और इतना महंगा जानवर, पर उसे इतना खर्च उस पर हुआ है, तो ऐसे में अगर बारिश का मौसम है, कोई मसाइल हैं और उसमें अगर कोई इनसे बदतमीज़ी करता है तो ये बहुत ही बुरी बात, बहुत ही गलत बात है। ये रवैया गलत है, ये रवैया शर्मनाक है। खूबसूरत खूबसूरत सफ़ेद बकरे यहाँ पर हैं और उनकी बड़ी खिदमत, बड़ी आओ भगत, बड़ा प्यार उनसे किया जा रहा है। नौशहरा फ़िरोज़ से आए हैं और इनके बकरे यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बिका होगा, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैं इनसे पूछा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? नौशहरा फ़िरोज़। कितने बकरे लाए थे? बकरे 60 बकरे लेके आए। कितने बिक गए? कोई भी नहीं। सी आई टोल्ड यू, क्योंकि मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। बारिश के बाद कीचड़ और फिर वाकई यहाँ पर आना मुश्किल है। तो क्या लोग आ ही नहीं रहे या आते हैं और दाम ज़्यादा इसलिए ख़रीद नहीं पा रहे? आ ही नहीं रहे, आपके सामने हालत। VIP पैसे दिए आपने इस जगह के? 1,10,000। 1,10,000 रुपये एक प्लाट के? एक प्लाट के। और VIP में लिया और फिर जो है ना, इसकी सहूलत कोई नहीं मिली इधर। तो ये VIP की ये सिचुएशन है? जी, ये देखें आपके सामने ही है। और ये पानी का भी बड़ा मसला, मैं पानी सामने खड़ा है, कोई है ही नहीं, इंतजामिया है ही नहीं।
जो पानी साइड में करे। मुख्तलिफ जो टेंट लगे वहाँ पर जा ही नहीं सकते, तो ख़रीदारी कैसी होगी? यहाँ पर जो लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे, अगर पहुँचेंगे मंडी में भी तो इस एरिया में नहीं आ सकेंगे। और ये वीआईपी एरिया, ये वीआईपी ब्लॉक है, उन्होंने पैसे इसके उस हिसाब से दिए हैं, लेकिन सहूलियात नाकाफ़ी। बारिश के बाद और अब कीचड़ के बाद सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वाकई बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और मंडी में जिस तरफ भी जाएं सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर जाते हैं वहाँ रुक से जाते हैं कि आगे जाएं तो जाएं कैसे। मेरे दाएं जाने जो टेंट लगे थे वो उखड़ चुके हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेन एंड वेदर। अब अगर मैं उस तरफ जाना चाहूँ तो मैं जा नहीं सकता, पानी है, कीचड़ है। और अगर मैं अपनी बैक साइड की बात करूँ तो मेरे आँखों में भी जानवर तो हैं, लेकिन वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। व्यापारी तो वहाँ मौजूद हैं और वो भी चारा और पानी पता नहीं कैसे लेकर आ रहे हैं। तो लोग कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, ख़रीदार कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, वो कैसे इस जगह तक पहुँच सकते हैं? क्योंकि जगह जगह पे ये सिचुएशन ऐसी है कि आपको अगर यहाँ से मूव करना हो तो आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। और वैसे भी मंडी आने से पहले जब हम हिफाजती तदाबीर की बात करें तो कहते हैं कि खुले कपड़े, हल्के रंग के कपड़े और फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहन कर आएँ। ज़ाहिर कोंगो वायरस का ख़तरा भी है, तो हम थोड़ी एहतियात से आए थे। लेकिन अगर हम ख़रीदारों की बात करें, जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, वो भी एहतियात से तो ज़रूर आएँ। लॉन्ग शूज़ पहन कर आ जाएँ तो फिर आपके थोड़ा सा आगे जाना पॉसिबल होगा, वरना बिल्कुल नहीं। जनाब शुएब गए और उन्होंने क्या कुछ देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन बस मसाइल ही देख कर है। कोई जानवर आपने उसका इंतखाब नहीं किया, कुछ आपका दिल नहीं चाहा कि ये मैं ले जाऊं अपने साथ? जॉन सीना से मिलकर आया हूँ। जॉन सीना से? 15 लाख का जॉन सीना। जॉन सीना 15 लाख का है? जी, जॉन सीना 15 लाख का, बड़ा खूबसूरत जॉन सीना दिखाते हैं आपको। और जहाँ पर बकरे थे वहीं पर खिंचे हम भी चले आए। और ये बबलू सा बकरा मैंने उठाया हुआ है, बड़ा क्यूट सा ये बकरा है, छोटा सा बकरा है ये, अभी तक का जितना छोटा बकरे यहाँ नजर आए उतना है। और ये मैंने इसलिए इसके साथ में खड़ा हूँ, इस बड़े बकरे के साथ खड़ा ताकि आइडिया हो सके वो कितना बड़ा बकरा है। तो ये बबलू को वापस छोड़ते हैं नीचे। और ये है यहाँ का सबसे महंगा बकरा, 15 लाख रुपए इसकी कीमत है, ये जो मांग रहे हैं। लेट्स सी कि ये 15 लाख रुपए बिकता है या कितने में बिकता है। देखा, 15 लाख रुपए का बकरा आपको दिखाया मैंने, इतना भारी बकरा। भारी भारी छोड़े, मासूम कितना था, क्यूट, वेरी क्यूट। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और अहम मसले की बात करते हैं, और वो मसला है जिस पर हम आजकल रोज़ाना बात करते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन का मसला। और आज हम बात करेंगे कम उम्र बच्चों से मुताल्लिक। जब देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन उनको हो रही है और उसकी वजह से उनकी सेहत कितनी ख़राब हो रही है और आंखें कितनी मुतासर हो रही हैं, विजन कितना मुतासर हो रहा है उनका, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इसका ज़्यादा देर इस्तेमाल, रात के वक्त इस्तेमाल, सुबह उठते साथ इस्तेमाल, खाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इससे हो ये रहा है कि बच्चे, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर 5 साल से कम उम्र बच्चों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से मसाइल ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। जो स्टैट्स हैं वो ऐसे हैं। और देही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बच्चे मोबाइल फ़ोन का क्योंकि कसरत से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ से जो स्टैट्स ज़्यादा अलार्मिंग और है। ये वही बात हो गई ना कि आप मोबाइल फ़ोन बच्चे के हाथ में थमाएं और अपने काम निपटाएं, तो इस सब में आप क्या कर रहे हैं? आपकी ये जो डे टू डे बेसिस के काम है ये नहीं हो रहे, आपके बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं। छोटे से छोटे मसाइल से लेके बड़े से बड़े मसाइल तक, ये जो मोबाइल फ़ोन का और टैब्स का इस्तेमाल है, ये बच्चों को, अगर आपको लगता है ना सिर्फ और सिर्फ चश्मा लगेगा, ऐसा नहीं है। स्टैट्स यही बताते हैं कि मामलात इससे भी ज़्यादा गंभीर हुए जा रहे हैं। और देही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में ऐसा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तरीक़ाकार लोगों ने अपना यही बना लिया है। ख़वातीन भी यही करती हैं, अम्मियाँ भी यही करते हैं और अब्बू भी यही कर रहे होते हैं। उनको शॉपिंग करनी हो, उनको किचन का काम करना हो, उनको जल्दी जल्दी तैयार होना हो, दोनों सूरतों में छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। तो अगर खाना खाना है तो मोबाइल इस्तेमाल करो, अगर मम्मा को खाना खाना है, पापा को खाना खाना है, अपना काम निपटाना है तो मोबाइल इस्तेमाल करो। और इस तरह से आप अपने बच्चे की आंखों को मुतासर कर रहे हैं। हैबिट्स को चेंज होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने बात की किरण के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इससे कितना नुकसान हो रहा है बच्चों की आंखों को, लेकिन आपने आज प्रोग्राम के आगाज़ में सन ग्लासेस का जिक्र भी किया था, बल्कि आपने कहा था कि सन ग्लासेस जो 100 रुपये वाली सन ग्लासेस है या कि जो महंगी वाले है, इसमें कितना फ़र्क है। पैसों का फ़र्क नहीं, इसकी जो क्वालिटी है उसमें कितना फ़र्क होता है कि सड़क किनारे एक शख्स खड़ा है और वो ग्लासेस बेच रहा है 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, उसमें शीशा तो है ही नहीं, उसमें तो प्लास्टिक है
और वो प्लास्टिक किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है यानी हमारे धूप उस आई पर पड़ेगी और फिर उसके बाद में जब वो आपकी आंख तक पहुंचेगी तो क्या होगा? आंखें खराब हो जाएंगी, ब्लड विजन ये हो सकता है और आंखों में दर्द हो सकती है, जो नर्व्स हैं वो स्ट्रेस्ड हो सकती हैं। तो ये दो मामले हो गए, एक मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम ज़्यादा, इससे बच्चों की आंखों का मसला, और दूसरा ये कि जो हम ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी ग्लासेस हैं। वो कहने को ग्लासेस हैं लेकिन उसमें ग्लास नहीं है, उसमें प्लास्टिक है, और यही वजह है कि आंखें ख़राब हो रही हैं। और इस पर हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और फिर ये ग्लासेस, इनका इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन आंखें भी ख़राब हो रही हैं। डॉक्टर अफजल कादिर साहब माहिर अमराज चश्म में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर पहले हम मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं, ये कितना नुकसानदेह बच्चों के लिए, मुझे बताएं। एक 5 साल का बच्चा है और वो 2-4 घंटे अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करे, इम्पैक्ट क्या है उसकी आंखों में? वेलकम, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपने बहुत आप दोनों ने अपने कमेंट्स शेयर किए हैं और काफ़ी बातें आप लोगों ने कह भी दी कि बच्चों को हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। तो बहुत सारी आंखों के अलावा बाकी बदन पे भी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई में जैसे फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, यानी मैं तो मुख्तसर ये कहूँगा कि हेडेक से सर दर्द से लेकर कैंसर तक बीमारियाँ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से होती हैं। बच्चों में ज़्यादातर ये जो आंखों का टेढ़ापन या आंखें कमज़ोर होना, आंखों से पानी आना, दिल का कच्चा होना, नाज़िया, वॉमिटिंग, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्लेन पेशेंट्स पेरेंट लेकर आते हैं बच्चों को जो वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये है कि हम इसकी प्रिवेंशन सेफ्टी के लिए तो पेरेंट उन सर मैं जानना आपसे चाहूँ, ज़ाहिर है ये मामला इतना रिपोर्ट होता है, इतनी डिस्कशन होती है कि अब ये सब जानते हैं कि मसला बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसका तदारुक कैसे कर सकते हैं? मुझे सर एग्जाम्पल देकर बताएं। जिस तरह आप कहते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, मुझे ये बताएं, अगर एक 5 साल का बच्चा हो, अब ज़ाहिर है अगर उसने फ़ोन इस्तेमाल करना भी है, कितनी देर का इस्तेमाल वो कर सकता है? यानी कितनी देर से अगर इस्तेमाल ज़्यादा किया तो मसला बढ़ जाएगा या मसला पैदा हो जाएगा? जितना कम हम मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो उतना सफिशेंट है। यानी हम अगर दिन में कोई आधा घंटा भी ले लें तो वो सफिशेंट है कि बच्चा इस्तेमाल कर ले। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, लैपटॉप यूज़ करने से या टैब यूज़ करने से उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों ने या मैडम ने कहा कि बच्चों को हाथ में थमा दिया जाता है, इन सेफ्टी पर्पस तो सही है कि बच्चे कम्युनिकेशन में रहते हैं, जाके या स्कूल में जाते हैं या कहीं मार्केट में जाते हैं, तो यू कैन इजीली कम्युनिकेट देम। लेकिन ये है कि इस तरह अपने आप को या जान छुड़ाने के लिए मोबाइल यूज़ करना, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे मैंने कहा कि हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियाँ ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने से होती हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, हमारा एक और टॉपिक उसके बारे में भी, ये जो सस्ता सा चश्मा मैचिंग में आ रहा था और बिल्कुल सस्ता मिल रहा था, तो अगर शीशे का नहीं भी और प्लास्टिक का है तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये आंखों के लिए कितना नुकसानदेह है? बड़ों की खास तौर पर मैं बात करूँ इसमें, वेल सेड ट्रू, ये है कि इसमें ये जो हल्के या सस्ते जो ग्लासेस राहों में मिलते हैं, इसमें यह है कि इसमें वो फिल्ट्रेशन, वो ग्लासेस नहीं होता और शीशा वो ही नहीं होता जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो उसमें आपके जो हमारा आंखों का जो पिछले वाला पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है, तो उसको रेटिना कहते हैं और उसको डैमेज कराती है। तो बेहतर यह है कि हम अच्छा महंगा वाला यानी अच्छा हो तो वो ग्लासेस, हम सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे और ना सिर्फ बच्चों के जो फ़ोन का इस्तेमाल है उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं उस पर आप कमेंट कर रहे थे, और साथ साथ जो
चश्मा मिलता है सस्ता गैर मेरे चश्मा, जिसके लिए आपने कहा राहों पे पड़ा चश्मा जो मिलता है और इससे कितने मसाइल हो जाते हैं, इस पर आप कमेंट करते तो वाकई ये दोनों पॉइंट हैं। लेकिन बच्चे जितना कम मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप इस्तेमाल कर सकें वो करें, और चश्मे अगर लें तो ग्लास वाला लें। और अब जब हम आएंगे ब्रेक के बाद में तो हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक तक जाने की कैंपेन कौन चला रहा है, और एक छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा स्टार है और ये कितना प्यारा पाकिस्तानी है, ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर कौन होगा विराजमान? हुकूमत होगी कामयाब या ऑपोजिशन विकेट ले उड़ेगी? सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। दोनों जानिब से नंबर गेम पूरा होने का दावा। ऑपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बजिंजो का इशाये से खिताब, कहा तहरीक में नाकामी ऑपोजिशन की शिकस्त होगी। इस वक्त हम 65 पे खड़े हैं, सिर्फ एक मेंबर हमारा कम है। मुझे उम्मीद है कि डब्बे खोलेंगे हमारे वोट पूरे। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। पेट्रोल की नई कीमत 117 रुपए 83 पैसे और डीजल की 132 रुपए 47 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपए 38 पैसे का इजाफा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया, पंप मालिकान ने कीमतें बढ़ा दी। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। दोनों पर फर्द जुर्म पहले ही आयद की जा चुकी है। शहबाज शरीफ पर शुगर मिल के लिए सरकारी खजाने से नाला और पुल बनाने का इल्जाम है। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। बरसाती और पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग की भी इत्तलात। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। अमेरिका ने ईरानी वजीर खारजा पर पाबंदियां आयद कर दी। व्हाइट हाउस का जवाद ज़रीफ के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी और असासे मुंजमद करने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खजाना के मुताबिक बैन अल-अक़वामी सफ़र पर भी पाबंदियों की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी सदर की दीवार मैक्सिको प्लान के खिलाफ अनोखा एहतजाज। अमेरिका और मैक्सिको की दीवार के दरमियान झूले नस्ब कर दिए गए। दोनों मुल्कों के बच्चे और बड़े तफरीह करने में मसरूफ। नया दिन में कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। याद तो आपको होगा कुछ अरसा पहले हमने बल्कि हमने नहीं, आपने की थी गुफ्तगू और आपने कहा था कि दोबारा से बुलाएंगे और दोबारा से बात करेंगे। हम बात करें छोटू उस्ताद से, हम्माद से, कि उनकी आवाज़ ज़बरदस्त है और इसीलिए दोबारा से आज हमने उनको बुलाया, क्योंकि आज से हम बात करेंगे अगस्त यानी इंडिपेंडेंस की। और आज है 1 अगस्त, तो ऐसे में वतन की मोहब्बत से सरशार ये नन्हे पाकिस्तानी, इनकी आवाज़ के बगैर आज़ादी के इस यादगार महीने की तैयारियां ज़रा अधूरी सी लगती हैं। वेलकम टू नियत। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने मिलने नगमे आपने तैयार किए? कोशिश तो कर। मैंने कहा था कि 20-25 करना, आपने कहा था ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो बहुत थोड़ा क्या है? तो अभी 2-3 ही किए इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। ओके, तो कम काम करें और अच्छा काम करें, है ना जी। और जितने भी मिली नगमे हैं आप इसी सोच के साथ तैयार करते हैं कि बस मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद सबसे कहलाना है जी, है ना। तो वो 2-3 कौन से नगमे जो आपने तैयार किए? एक तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है जो बहुत पसंद है, और एक शुक्रिया पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान। कौन सा सुना रहे हैं आज फिर हमें? तेरा पाकिस्तान प्लीज। नहीं, मेरा है। हम सबका है। थैंक यू। लेकिन जो गाना बहुत आपका मकबूल हुआ, जिससे आपको पहचान मिली, जिससे आपका नाम बना, वो नहीं सुनाएंगे? वो भी सुना प्लीज। बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लगता है वो। आप आसानी से गाते हैं, प्लीज। तो बुलाते ही रहेंगे, उसके अलावा भी आपकी जान छूटने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। कंजूसी किया आपने, थोड़ा गुनगुनाया, पर कोई बात नहीं। हमेशा करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वाकई में दोबारा बुलाऊंगी। यस, आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि अब हम बात करेंगे एक ऐसे आशियाने की जो बेआसरा बचपन इसको संभालता है। इस बचपन की खुशियाँ बिखरने नहीं देता। ये नन्हे बच्चों के जो ख्वाब होते हैं, इसमें हकीकत का रंग भरते हैं। कमसिन फूलों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। हम बात करें पाकिस्तान बैतुल माल की,
जो यतीम और बेसहारा बच्चों का एक सहारा है। पाकिस्तान बैतुल माल की इंतज़ामिया, उनका ये कहना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई यतीम, कोई बेसहारा, कोई ज़रूरतमंद बच्चा है तो हमें बताएं, हम उसकी तालीम, उसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हम उठाएंगे ताकि वो पढ़ लिख कर एक बेहतरीन इंसान बने और माशरे में बेहतरीन किरदार अदा करे। तो कोई भी छोटा बच्चा एक अच्छा इंडिविजुअल बनेगा और उसका बचपन संवर जाएगा। इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। आज हम कोशिश करते हैं इसी के ऊपर बात करें। और अब्बास साहब, आप हमारे साथ हैं पाकिस्तान बैतुल माल से। बहुत शुक्रिया कि आप आज हमको वक्त दे रहे हैं। छोटे बच्चों का ख्याल सबको करना चाहिए और उन बच्चों का ख्याल तो लाजमी सबको करना चाहिए जिनको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे इंतज़ाम कितने छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनका आप लोग ख्याल कर रहे हैं, इनके खाने पीने का, इनकी एजुकेशन का, इनके कपड़ों का। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी। जी, तो मुझे बताइएगा इस वक्त कितने बच्चों का आप लोग ख्याल कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बैतुल माल के नीचे जो चलने वाले ये यतामा के लिए जो हमारे पास स्वीट होम्स जिनको कहा करते थे, उनका नया नाम अब दारुल एहसास घर है। ये 40 के करीब है और कोई 4000 के करीब बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो कुछ बच्चों ने वापस जब घरों को जाना होता है तो उसके बाद स्पेसेस खाली होती हैं। तो उन दौरान पाकिस्तान बैतुल माल एक कैंपेन चलाता है कि अगर आपके घरों के इर्द कहीं पे आप यतीम बच्चों को देखें सड़कों पे चलते हुए या आपके हमसाये में रहते हैं और उनकी वालदा जो है, क्योंकि इनकी वालदा तो हयात होती है, और उनकी वालदा अगर वो समझते हैं कि वो उनका ध्यान उस तरह नहीं कर पा रही या फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड है, तो पाकिस्तान बैतुल माल एक गर्मियों की छुट्टी में कैंपेन चलाता है कि ऐसे बच्चों को अगर आप देखें तो उनको आप हमारे पास ले आएं। हम उन्हें अपने दारुल एहसास घरों में रखेंगे। ना सिर्फ उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त होगा बल्कि उनके लिए दीनी तालीम, दुनियावी तालीम भी होगी, उनके कपड़ों का बंदोबस्त होगा, उनके लिए कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं और उनको 14 साल के लिए इन बच्चों को हम अपने पास रखते हैं इन दारुल एहसास के घर में। और ये 14 साल बाद तकरीबन वो नॉर्मली डिग्री मुकम्मल कर जाते हैं और उसके बाद हम फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में टेक्निकल एजुकेशन दे के उनको रोल आउट कर देते हैं ताकि वो इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ये कैंपेन भी उसी सिलसिले का हिस्सा है ताकि उन मैक्सिमम बच्चों को हम अपने पास ले सके। लेकिन इसके अलावा इन 40 जो घर इस वक्त मुकम्मल है, 25 और दारुल एहसास घर भी हमारे तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं जो कि अगले 3 माह में जो इनॉग्रेट होकर स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी कैंपेन भी पूरे पाकिस्तान में चल रही है। तो ये जो फॉर्म आपने देखा है सोशल मीडिया पर जो बहुत वायरल हुआ है, ये उसी कैंपेन का हिस्सा था जी। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दीजिएगा, इस सब के साथ एक छोटे बच्चे को आपने एजुकेशन दी, उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन दी, फिर उसके बाद में वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा और मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट पाएगा और वो एक अच्छा सीखने लायक बात होगी सारे लोगों के लिए। कुछ डाटा इस सिलसिले में भी आप लोग इकट्ठा करते हैं? देखिए, यतामा को कोई डाटा सेंसस तो किसी के पास अवेलेबल नहीं। अभी जो नया हमारा सेंसस हुआ था 2017 में, उसके लिए भी फॉर्म में कोई खास स्पेस नहीं रखी गई थी जी। तो वो ऐसा कोई डाटा अवेलेबल तो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जनरल कैंपेन बिल्कुल आम लोगों के लिए, नया दिन के नाजरीन के लिए बिल्कुल क्विकली बता दीजिएगा कि एक यतीम बेसहारा बच्चा अगर किसी की नजर में है तो वो आप तक किस तरह से पहुंचा सकता है? देखिए, जो हमारे 40 दारुल एहसास घर हैं जिन शहरों में, उनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उन दारुल एहसास में हर जगह पे तकरीबन 10 से 15 बच्चे गर्मी की छुट्टी के बाद अवेलेबल स्पेस होती है। तो आप जो लोकल हमारा अपना बैतुल माल का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे जाइए। हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर हर शहर में बैठता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हर शहर में बैठता है। उनको जाके फॉर्म फिल करके दे दीजिए। वो स्पेस के हवाले से खुद जाके उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो देखेंगे। और डेथ सर्टिफिकेट और सब पता है, बात आपकी कट रही है लेकिन मैं बिल्कुल जल्दी से चाह रही थी कुछ केसेस, कुछ बच्चों के बारे में हम आपको बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी, हमसे भी लोग राबिता करते हैं और वो हमसे पूछते हैं। और ये बड़ा मतलब ये ऐसा काम है जो उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के बहुत ज्यादा करीब है थी। और मदीने की रियासत में यतामा के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और जो हिदायत है वो इतनी ज्यादा क्लियर है कि हम तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा विलिंगली पैशनेटली आगे जा रहे हैं। ऐसे रियासत मदीना बन सकती है, ये है वो मामला जिनको देखना चाहिए। और साहब बहुत शुक्रिया, MD पाकिस्तान बैतुल माल, आप हमारे साथ। और हम ज़रा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अगर वाकई आपने ये प्रोग्राम देखा है, ये हिस्सा देखा है और आप किसी बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है।
वैसे आपको पता है बुढ़ापा कई बीमारियों का पेश खेमा होता है और इस उम्र में कान की लौ पर हल्की बिजली पहुंचाकर उम्र रसीदगी से वाबस्ता कई अमराज का इलाज किया जा सकता है, यानी कि कई बीमारियों को रोका जा सकता है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कान पर एक खास रग होती है और इसी को मुतहर्रिक किया जाता है। ये रग जिस्म की तवील तरीन रग है जो दिल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाती है और इसके अलावा इसकी कारकर्दगी आसाबी निज़ाम पर भी असरअंदाज होती है। इस रग का एक अहम गोशा कान के पास मौजूद होता है और बैरूनी जानिब महसूस होता है। इस पर हल्की बिजली देकर ऑटोनॉमिक या खुद इख्तियार नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, मुतहर्रिक किया जा सकता है। इस नर्वस सिस्टम को बेहतर करके सेहत को बेहतर रखा जा सकता है, बुढ़ापे के अमराज को टाला जा सकता है। इन अमराज में अमराज क़ल्ब है, ब्लड प्रेशर है और इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं। तजुर्बे के लिए 55 साल से ज़ायद उम्र के कई अफराद के असाब पर हल्की बिजली दी गई। शुरका को ज़बीतस, ब्लड प्रेशर, मिर्गी और हार्ट की जो डिजीज़ थी ना, इनकी कोई शिकायत नहीं थी। और अब जिक्र करेंगे एक ऐसी होनहार तालिबा का जिसने ना सिर्फ अपने मरहूम वालिद बल्कि दादा का नाम भी रोशन कर दिया। पंजाब बोर्ड में BSc के सालाना नताइज में नौशाबा जफ़र ने साइंस और आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। 714 मार्क्स इन्होंने लिए और अपना रिकॉर्ड बना दिया। नौशाबा जफ़र तलागंग की रिहायशी हैं और यतीम हैं। नौशाबा की कफ़ालत उनके दादा ने की और तालीमी सफ़र जारी रखवाया, जिसकी बदौलत वो आज ये कारनामा सरअंजाम देने में कामयाब हुए। नौशाबा जफ़र हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही प्रिंसिपल ज़ाहिदा हबीब भी हमारे साथ मौजूद है। नौशाबा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन, एक बड़ा कारनामा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको, लेकिन ज़रा शेड्यूल तो बताएं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तभी कितनी मेहनत की? ये पढ़ाई भी करते हैं और उसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ाई ही होती है। मैंने VIP डिग्री कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और मेरे 714 मार्क्स हैं आउट ऑफ 800 और पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन है। नो डाउट मेरे मैम ने बहुत मेहनत की है, सारा हमारा जो टीचर स्टाफ है उन्होंने बहुत मेहनत की है, जिस वजह से मुझे पोजीशन मिली है। और हमें पता है कि टीचर्स भी मेहनत करते हैं, हमारी भी मेहनत होती है, लेकिन हार्ड वर्क जो होता है वो हमारे टीचर्स का भी इंक्लूडेड होता है भी इसमें। और इसके अलावा हमारा जो लाइफ में हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें होप देते हैं ताकि हम आगे जाएँ और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपको प्राइज़ मिल रहा होता है तो आपके जो वालदा और जो पेरेंट्स होते हैं वो आप फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा नौशाबा, अब्बू के बारे में अपने बताइएगा और फिर ये भी बताइएगा कि आपको असल मोटिवेशन कहाँ से मिलती रही। मैं जानना चाहती हूँ आपके दादाजी के बारे में भी। जी, मेरे जो फादर थे वो ट्रक ड्राइवर थे और उन्होंने हम पढ़ाया। मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ पहले भी और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ूंगी। और जो मोटिवेशन है वो हमारे पेरेंट्स ही देते हैं, जाहिर सी बात है। मेरी अम्मा ने मुझे दी है, मेरे वालिद ने, उन्होंने कहा कि आप जाओ, आगे जाओ और फुल सपोर्ट वो हमें करेंगे और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट यहाँ तक किया भी है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और उन्हीं से मोटिवेशन मिलती है और आगे मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब आगे तो मोटिवेशन लेती रहूँगी, बढ़ती रहूँगी, करूँगी, क्या कुछ सोचा है इस बारे में? जी इंशाल्लाह मास्टर्स करूँगी, अपना मास्टर कंप्लीट करूँगी और अपना मास्टर करूँगी और अपना बेस्ट दूंगी उसमें ताकि मेरी पोजीशन आए और आगे MPhil करूँगी। ज़बरदस्त। और फिर लेक्चरशिप। इंशाल्लाह ये पूरा सफ़र आपका इसी तरह कामयाबियों से मुकम्मल हो, हम ये दुआ आपके साथ है। प्रिंसिपल ज़ाहिदा हबीबी साथ मौजूद है। मैम, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप भी बताएं, नौशाबा जफ़र कैसे स्टूडेंट हैं, कितनी ब्राइट स्टूडेंट है आपकी ये? सर, नौशाबा जफ़र बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है माशाल्लाह। इसने बहुत मेहनत की है और ये हमारे पास 3rd ईयर में आई है और स्कॉलरशिप पे इसने पढ़ा है क्योंकि इसके मार्क्स ही बहुत अच्छे थे, तो इस वजह से इसे स्कॉलरशिप मिला था कॉलेज की तरफ से। ज़बरदस्त। इसके अलावा भी पीफ की तरफ से भी सर, ये 2 बहनें थी, दोनों को 50,000 स्कॉलरशिप भी मिला है और माशाल्लाह इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। 3rd ईयर में भी सर हमारी 2014 में भी पहले 2nd पोजीशन आ चुकी है डबल मैथ कंप्यूटर में। उसके भी अबू मतलब ड्राइवर ही थे, वो भी मतलब वैन चलाते थे जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को वो लेकर जाते थे, तो उसने भी स्कॉलरशिप पे भी पढ़ा है। उसने भी हमारे पास 4 साल स्कॉलरशिप ली है।
फिर माशाल्लाह उसने सर फिर आगे एमएससी में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। आगे सर एमफिल मुकम्मल कर चुकी है माशाल्लाह, और अब आगे उसकी पीएचडी की तैयारी है। ये तो एक और एग्जांपल आपने बता दी जी। अनदर स्टोरी। लेकिन मुझे ये भी बताएं, साथ साथ आपने अपनी बात ही मुकम्मल कीजिए, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि ऐसे स्टूडेंट्स, जिस तरह एग्जांपल आपने और भी दिया, और साथ ही आपके एक ब्राइट और ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जब ये स्टूडेंट्स इस तरह नाम कमाते हैं, जब टॉप करते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं, कितना फख्र आप महसूस करती हैं? जाहिर है आप प्रिंसिपल हैं और जी, स्टाफ बड़ा मोटिवेट और हो जाता है। जी, बच्चों की तरह सर ये होते हैं। और उसके बाद सर 2016 से लेकर अभी 19 तक लगातार सर हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले रहे हैं। अब हमारी माशाल्लाह ये जो पोजीशन है सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र है, क्योंकि सर 137 साल हो गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को बने हुए, और 137 सालों में किसी लड़की किसी लड़के ने आज तक 714 नंबर नहीं लिए। इसने जो रिकॉर्ड ये कायम किया है, ये कल यूनिवर्सिटी में बहुत हाईलाइट भी किया गया है, और माशाल्लाह जो कंट्रोलर साहब हैं उन्होंने भी इसे किया है, और यासिर साहब जो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और कह रहे थे कि मैं वीसी साहब से भी और मुख्तलिफ अपने जो हमारे दोस्त हैं उनके ज़रिए इसको हाईलाइट करेंगे कि इस बच्ची को इससे भी ज़्यादा प्राइज़ दिया जाए। इसे कल 1 लाख रुपए का चेक मिला है, और साथ इसे मेरिट सर्टिफिकेट मिले हैं और बुक्स वगैरह मिली हैं, और ये कॉलेज को सर शील्ड मिली है। तो अल्लाह का बड़ा करम है। अब मेरा जो नया सर 3rd ईयर का रिजल्ट है उसमें भी मेरी बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गई है। उसके साथ 370 मार्क्स हैं, 370 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। तो हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे जो मतलब हर साल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट हैं। और सर दूसरी बात ये कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल से आज तक किसी ने पोजीशन नहीं ली। 2014 में भी पहली पोजीशन हम नहीं ली है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल को भी रिप्रेजेंट किया, पिंडी डिवीजन को भी किया। ये तो बात पक्की हो गई कि आप बिल्कुल जो है ना इनको स्टूडेंट्स नहीं अपने बच्चे समझकर इनको पढ़ाते हैं, इतना इन लोगों का ख्याल करते हैं, इतना इनके साथ लगते हैं। नुशाबा ये बताइए, मुश्किल हालात कोई आपको इतने ज़्यादा आपने स्ट्रगल भी किए हैं और आप स्कॉलरशिप्स लेती रहीं, अपने आप को मोटिवेटेड रखा और अच्छी एग्जाम्पल आपने सेट की है, ज़रा उन बच्चों को एक पैगाम दीजिए, उन बच्चियों को कि जिनके वालिद नहीं होते या वालिदा नहीं रहती, उनके आसपास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए क्योंकि यही उनको मुश्किल हालात से निकाल सकती है। उनके लिए ज़रा सा एक मैसेज दीजिए। जी, क्योंकि हमारा यहाँ पे इतना प्लेटफॉर्म हमें मिलता है कि अगर हम मेहनत करें तो उसके बाद हमें स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी वजह से हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी वही कहूँगी कि जिनके वो कोई नहीं है कुछ जो मतलब उनके आगे कर सके, तो वो भी ऐसे करें कि मेहनत करें, कि मेहनत करने से उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, उन्हें स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी और वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, और ताकि अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए फ़ख्र का बायस बने। तालीम नहीं छोड़नी, तालीम का दामन नहीं छोड़ना, तालीम पूरी करनी है, मुकम्मल करनी है। नौशाबा, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी। प्रिंसिपल साहब आप हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया दोनों का। और एक नहीं, इनके दामन में कई सितारे हैं, उन्होंने हमें ये बताया। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते चली जा रही थी। खैर, आपको अब लेकर चलना है हमने सियालकोट, और सियालकोट का सरहदी गांव है बजवात, और यहाँ के मकीन आज भी आमदोरफ्त के लिए दरियाए जम्मू तवी ये अबूर करने के लिए कश्तियों पर सफ़र करते हैं, डोल डोल के जाते हैं। और सिर्फ चंद किलोमीटर का ये फासला है और इस पर पुल भी मौजूद है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद। आज ही बिल्कुल बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाए जम्मू तवी और दरिया चिनाब के बहाव में इजाफा हो गया है, और इस इजाफे के बाद अभी किसी किस्म की सैलाबी सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई, ताहम जो पानी का रंग है वो चेंज होने की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। काफ़ी लोग जो है फैमिलीज यहाँ दरियाओं पर आ रहे हैं इनको देखने के लिए, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और इसके अलावा जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ मेरे पीछे बजवात के 86 दहात हैं, और मेरे पीछे जो दरिया नज़र आ रहा है ये दरिया जम्मू तवी है। ये शॉर्टकट रास्ता है, अगर कैमरामैन दिखाए तो वहाँ आपको दूर कश्तियाँ भी नज़र आ रही होंगी जो यहाँ से जा रही हैं। लोग चूँकि महंगाई हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो लोग मोटरसाइकिल और गाड़ियों में सफ़र करने के बजाय ये पुराना जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं, कश्ती पर सफ़र करते हैं, और कश्ती पर सफ़र करके इस शॉर्टकट के रास्ते में अपनी मंज़र तक जाते हैं। दूसरी जानब ये जो यहाँ पर कश्ती वाला यही कहना था, मिला उनका ये कहना था कि आजकल चूँकि दरिया तवी के बहाव में इजाफा हो गया, इसलिए वो कश्तियाँ जो है वो दूसरी जानब लेके नहीं जा रहे, कम लेके जा रहे हैं। जब दरिया तवी मामूल के मुताबिक बहता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका कारोबार होता है। आजकल इनका कारोबार जो है ज़रा मांद पड़ गया। जी
तो तभी से आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शहजाद। और अब जरा हमें बढ़ना है ब्रेक की तरफ। लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें ओलंपिक मेडल मिल सकता है, इनाम बट ये काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कतें हैं उनकी राह में। इमरान घाची की राह में भी दिक्कतें हैं, लेकिन वो ये साबित कर रहे हैं कि किस तरह से आप मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने देते। और इसके अलावा क्या मिल रहा है लक्ष्मी चौक पर खाने के लिए शानदार खास, वो भी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हैंडसम ट्रैफिक पुलिस वाला मिलवाएंगे उससे। एग्जैक्टली। वेलकम बैक। और अब अगर खर्चा पूरा हो पाएगा तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं और अब एक कदम नहीं 10 कदम आगे जाना चाहते हैं। उन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल हासिल किया। साउथ एशियन गेम्स हों या ब्राजील में मुनक्किद होने वाली बीच रेसलिंग सीरीज, यहाँ उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया, यानी पाकिस्तान का नाम यहाँ भी रोशन किया। इस साल अक्टूबर में अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड बीच गेम्स में ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे। उन्हें उम्मीद है कि वो वर्ल्ड बीच गेम्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इसके लिए अभी से उन्होंने तैयारियां शुरू की हुई हैं। वो रोज़ाना 6 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं और असल में उनकी नज़रें ना ओलंपिक्स पर लगी हैं। लेकिन क्या कहिए, ये सब कुछ इतना आसान नहीं। प्रैक्टिस तो उनकी भरपूर जारी है, लेकिन अज़्म होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद फंड्स नहीं है, बहुत कम है। 50 लाख रुपए की इनको ज़रूरत है और इन्होंने एक पूरा चार्ट जो है ना वो सोशल मीडिया पर सबके सामने रखा है, जिसमें सफ़र है, रिहाइश है, मुकाबले में शिरकत की फ़ीस है, तरबियती आलात हैं, यानी वो सामान जो इनको लेकर जाना है, खाने पीने का खर्चा, ये सब कुछ शामिल है। और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओलंपिक्स में पाकिस्तान को झंडा लहराना है तो फिर 50 लाख रुपए देकर इनाम बट को रवाना करना है, इन पर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा हिसाब किताब बनाकर रख दिया है। तो इसके ऊपर अगर अमल हो गया तो फिर दुआ कीजिए कि हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपना नाम बनाएंगे और मेडल यहाँ पर ला सकेंगे। नहीं भी आया तो ये कम खर्चा है एक टैलेंट के ऊपर, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। जब हम देखते हैं कि हॉकी हमारा दिल तोड़ चुका हो, हमारी जो उम्मीदें उस पर पूरा ना उतरे, तो ऐसे में बहरहाल कहीं ना कहीं पे उम्मीद बाकी है। और अगर स्पोर्ट्स बोर्ड एक्टिव ना हो तो फिर पाकिस्तानी तो एक्टिव हो सकते हैं। 50 लाख इतनी बड़ी रकम है नहीं, इतना तो कर सकते हैं। तो इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनके वालिद सफदर भट्ट साहब भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समा के लिए वक्त निकाला। सर इनाम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। बगैर हुकूमती सरपरस्ती के आपने मुल्क का नाम रोशन किया, मुझे ये बताएं कि अगर ये सरपरस्ती मिल जाए और अगर इतनी सपोर्ट आपको मिल जाए तो फिर पाकिस्तानी उम्मीद बांध लें कि इस बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आप जरूर लेकर आएंगे। यस जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अभी जो हमारे नेक्स्ट इवेंट आ रहे हैं, जैसे ओलंपिक आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली 1992 के बाद किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ओलंपिक में मेडल नहीं लिया और अब हालात तो इस तरह के हो गए हैं कि अब कोई भी पाकिस्तान की टीम जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रही। तो इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। जैसे मैंने पाकिस्तान के लिए पिछले 8 से 10 साल में नुमाइंदगी की है, कॉमनवेल्थ में मेडल हैं और वर्ल्ड में मेडल हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बंदे ने इतने मेडल नहीं जीते। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो बिल्कुल ओलंपिक ही है, जिसमें हम मेडल लेना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम अपनी कोशिश, अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बस कोशिश अब ये है कि अगर थोड़ा सा हम सब मिल के कुछ कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, फिर उसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों का फ़ख्र से सर बुलंद होता है। तो इसलिए फिर मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स बोर्ड के अलावा जो आम सोसाइटी है इसको भी आगे आना चाहिए, इसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हम सब मिलके जब कोशिश करेंगे तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए हम मज़ीद मेडल जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बताया ना, मैं अभी ये थोड़ा सा कैमरा खुला तो मैंने देखा आप तो यहाँ सामने बैठे हुए ना कुर्सी डाल के, आप भी और आपके अबू जी भी। ये पीछे ना प्रैक्टिस हो रही है, तो प्रैक्टिस आप कर भी रहे हैं और फिर ये दाव पेच सिखा भी रहे हैं। और यही वो लोग हैं कि आपके गोल्ड मेडल लाने के बाद यहाँ से कुछ और भी रेसलर्स निकलेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
जी बिल्कुल। मैंने जब मेडल जीता 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मुझसे पहले 1970 में एक पाकिस्तानी पहलवान ने जीता हुआ था और 40 साल की मैंने हिस्ट्री ब्रेक की और मेडल जीता। तो मेरे अब्बा जी ने और मैंने फिर मिलकर सोचा कि ऐसा ना हो कि अगले मेडल के लिए पाकिस्तान को 2050 का इंतजार करना पड़े। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लान किया कि हम इस फन को आगे पहुंचाएंगे, हम पाकिस्तान के लिए मजीद काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजरांवाला में अब एक अपनी एकेडमी का यहाँ पर आगाज किया और बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत हम यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। तकरीबन 100 के करीब हमारे पास डेली यहाँ पर पहलवान आते हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिनके मुख्तलिफ सेशन बना दिए गए हैं, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, जूनियर सेशन, सीनियर सेशन। जबरदस्त। तो यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। यही 100 बच्चे पहलवान, हैं जो आगे जाके 100 पहलवान है जी, 100 रेसलर्स हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, वैसे तो मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा था कि अब इसमें ना सफरी अखराजात हैं, तो क्या क्या कुछ है जो आपने पूरा एक हिसाब किताब बना के रखा है। खाने के ऊपर आप जरा नया दिन के नाज़रीन को बताएं कितना खर्चा आपने खाने का रखा है, खाने पीने में है क्या क्या? एक्चुअली इस तरह के ये हमारा जो इवेंट है, इसमें मैंने वेट गेन नहीं, मैंने वेट कम करना है। तो इसमें जो मतलब हमारी पहलवानी है, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया हुआ है। अब वो पुरानी जो पहलवानी थी जिसमें बकरा बकरा खाते थे और लस्सी का ग्लास, इस तरह की चीजें, लवाजमात थे, वो चीजें बिल्कुल इंटायरली जो है ना वो चेंज हो गई हैं। अब पहलवानी बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गई है। हम इसमें जूस यूज करते हैं, हम इसमें अपनी सरदाई यूज करते हैं और मुख्तलिफ जो हमारी अगर वेट कम करना है तो उसके मुताबिक हम डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो अब पहलवानी बहुत एडवांस हो, बिल्कुल एडवांस हो गया। अब ज़रा उसकी स्ट्रैटेजी भी बदल गई है, दाव पेच बदल गए, स्टाइल बदल गया, खाना पीना बदल गया, रूटीन भी इसीलिए बदल रही है। सफदर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये इनाम बट की क्या रूटीन होती है और आजकल क्या कुछ खा रहे हैं ये, और ये गुजरांवाला की सुबह कैसी होती है, क्या कुछ खाते हैं? मैं तो पीछे देख रहा हूँ जो पहलवान इस वक्त लगे हुए हैं, लगता है बस लगे हुए हैं। असल में ही पता है क्या मसला है, क्या मैं जब से मैं इनाम को लेके चला हूँ ना, तो इनाम बच्चा था उस वक्त लेके चला हूँ, अब मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी पढ़ाई के ऊपर भी तवज्जो दिया और इसकी पहलवानी के ऊपर भी तवज्जो दिया। इसकी खुराक जो है वो नॉर्मल रही है और खुराक इतनी ज़्यादा नहीं इसको इस्तेमाल की। आजकल क्या खा रहे हैं, आजकल का बताएं मुझे, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? छुपाए उनका बताएं। पूरा प्लान बताएं। आजकल जो है क्योंकि आगे वेट इसने कम करना है तो इतना ज़्यादा नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। ये गोश्त यखनी ये तो इस्तेमाल घर में होती है, वैसे नहीं खा रहे जैसे पहले पहलवान बकरा खा जाते थे। क्या ये पूरा बकरा खा जाते थे? ये मूछें बड़ी नहीं, ये इसने ऐसे नहीं, वो बड़ी मूछें रखी और पगड़ी बांधी हुई है, पहलवान आ रहा है, तो वो स्टाइल हमारा चेंज हो गया। तो माशाल्लाह इनाम डबल MA किया हुआ है, पढ़ा लिखा भी है, तलीम के साथ भी इसका जो है बहुत ज्यादा। और सफदर साहब, मुझे ये बताएं कि आप, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो वाला स्टाइल पगड़ी वाला। चले ठीक है, वापस आइएगा ना जीत कर तो मुझे उस वाले अटायर में जरूर आप अपनी 1-2 पिक्चर्स भेजिएगा। हाँ, वो सूट बात करते हैं, वो अच्छा भी लगता है ऐसे। सफदर साहब, इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, आपको कितनी उम्मीद है, ज़ाहिर कौम की उम्मीद अपनी जगह, एक वालिद को कितनी उम्मीद है कि ये बेटा जाएगा भी जरूर और गोल्ड मेडल भी लेकर आएगा? देखिए, जब तक हम एक सीधी सी बात है, जब तक हम पहला कदम बढ़ाएंगे नहीं तो मंजिल की तरफ फिर जाएंगे कैसे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि देखें 2017 में इसने 18 में बोला था गवर्नमेंट को कि मुझे 10 लाख दें तो मैं इंशाल्लाह जो है ना गोल्ड मेडल लेके आऊँगा कॉमनवेल्थ गेम में। तो गवर्नमेंट की तरफ से सरपरस्ती नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह इसने अपना वादा पूरा किया, इसने गोल्ड मेडल लाके दिखाया। अच्छा देखिए, हमने कोशिश करनी है, जब तक कोशिश नहीं ना करेंगे तब तक मुमकिन नहीं है कि हम जीत सकें। अच्छा सफदर साहब, इनाम बट, आप दोनों ही मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफ तो ये कि हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, लेकिन कैंपेन अच्छी खासी आप लोगों के लिए चल रही है, एक आम पाकिस्तान को ना झंझोड़ा जा रहा है, बाकायदा हिलाया जा रहा है, जगाया जा रहा है कि भाई ये गोल्ड मेडल की तगोदौ के लिए ना क्या कर सकते हैं वो। मुझे ये बताइएगा, एक तरफ हुकूमत की सपोर्ट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये सपोर्ट कहाँ से है, वो क्या है, और उसमें पार्टिसिपेट आम पाकिस्तानी कैसे कर सकते हैं वो बताइए। हमने एक गुलदस्ता बनाना है ना, तो गुलदस्ता एक फूल से नहीं बनता, ये काफ़ी सारे फूल मिक्स हों
और उसके साथ मेहनत होती है, फिर वो गुलदस्ता बनता है। हम पाकिस्तान को एक गुलदस्ते की तरह मेडल ला के दे रहे हैं। तमाम गेमें देखें, जितनी भी पाकिस्तान में गेमें हैं, सबसे ज़्यादा मेडल जो है ना वो रेसलिंग में आ रहे हैं। और अगर रेसलिंग में मेडल आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि हमारे अपनी मदद आपके तहत हम जूनियर बच्चे हैं, जब हमारे पीछे देखे जिनको हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं। लेकिन अभी जो कैंपेन है ना, ये इनमें से कुछ बच्चे अभी हाल ही में ईरान में ट्रेनिंग करके आए हैं। बट प्लीज ना, मेरे पास वक्त थोड़ा सा रह गया है। इनाम बट प्लीज आप जरा नया दिन के नाज़रीन को, पाकिस्तानियों को बताइए कि किस तरह से वो गोल्ड मेडल हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। आप अपील कीजिए इस सिलसिले में प्लीज। जी बिल्कुल, ब्लीड ग्रीन, आई ब्लीड ग्रीन एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर इनाम बट के नाम से वो हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर हम मुख्तलिफ जो है पैसे वो डोनेट कर सकते हैं। और इसमें ओपन है, मतलब आप $1 से लेके और आप जितना भी आप करना चाहते हैं तो आप सब मिलके हम इसका हिस्सा बन सकते हैं। आई ब्लीड ग्रीन /इनाम बट, तो इस जो है ना लिंक पर जाकर हम अपनी डोनेट कर सकते हैं और सब मिलके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीते। इनाम बट आप हमारे साथ थे, सफदर साहब उनके वालिद आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। तो भाई ibleedgreen.org/इनाम बट, इसके ऊपर आप जा सकते हैं और इनाम की मुश्किल को आसान कर सकते हैं। पाकिस्तान का हीरो क्या चाहता है, आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। पूरा हिसाब किताब है, कोई चोरी छुपे कुछ नहीं हो रहा, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक हीरो को आपकी हेल्प चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और कीजिए। जब स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं कर रहा तो पाकिस्तानी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 50 लाख इट्स नथिंग। एनीवेज वापस आ जाए जी, उस हीरो की बात करते हैं जो हेल्प भी करता है। यस, हेल्प भी करता है। और एक कराची की सड़कों पर हैं ये स्टाइलिश ट्रैफिक पुलिस एहलकार की धूम मची हुई है, सोशल मीडिया सेंसेशन। वकार अली संजरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत रहम दिल भी हैं, हैंडसम तो है ही। थैंक यू वकार, कैसे आप? बड़ा कलेजे पे पत्थर रखे आपने कहा हैंडसम तो है ये। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वकार, ये वैसे पिक्चर कब की है जो इतनी वायरल हुई है? ये बारिश के दूसरे दिन की है। ओके, रीसेंट है बिल्कुल। ये किसने ली थी पिक्चर? रैंडम पिक्चर थी या कोई किसी दोस्त ने ली थी? रैंडम तो नहीं थी, दोस्त को कहा मैंने। तो अच्छा, आपने खुद ही नहीं अपलोड किया, फिर वायरल हुई? जी, मैंने फेसबुक पे डाल दी, पुलिस ऑफिशियल पेज पे। अच्छा, वहाँ से वायरल हो गई, पता नहीं चला, बस अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। और इज्जत आपको पहले भी मिली है। लास्ट ईयर आपने वो जब एक बिल्ली मर गई थी ट्रैफिक की जद में आके, तो आपने ट्रैफिक रुकवाई और उससे आप साइड पर लेकर गए, फिर इनाम भी मिला था आपको उस पर। वो 1 साल पुरानी बात ही है, तकरीबन अप्रैल में जी, 2018 अप्रैल की बात है। और बिल्कुल हमें याद है। देखें वैसे कोई अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सोच तो नहीं रहे मॉडलिंग में जाने का, या ख्वाहिश तो नहीं है? तकरीबन सोच रही है, तकरीबन ख्वाहिश है, तकरीबन ऑफर आ गई है, तकरीबन कहाँ है? मतलब शौक भी है एक तो जी, उसके अलावा पार्ट टाइम फोटो शूट वगैरह जो है दोस्त यार कभी ब्रांड की तरफ से छोटे मोटे जी वो करता मामला सेल्फी से बहुत आगे है। अच्छा, नहीं ऑलरेडी मॉडलिंग कर रहे हैं तो ये नहीं हम पूछेंगे कि आप मॉडलिंग का कोई आपको शौक है, वो कर रहे हैं और ज़्यादा शौक तो उन्हें है ही। तो सिर्फ इसी का शौक या इस महकमे में आने का भी शौक था? मुझे ट्रैफिक पुलिस में हिस्सा लेना है जाके। तो पुलिस से मैं शुरू से ही मतलब लव करता हूँ, मतलब पुलिस में आने का एक शौक था शुरू से ही। ओके, हाँ बस। तो पहले पुलिस है और फिर मॉडलिंग जी, अल्लाह पाक ने यहाँ भी सुन ली और वहाँ भी सुन ली। क्या बात है, क्या बात है। तो यानी अभी आपकी ज़्यादा ख्वाहिश इस वक्त यह है कि आप मॉडलिंग में आगे भी जाएं, साथ साथ क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में बहरहाल आप हैं, आप काम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं? मैनेज करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। महकमा सपोर्ट कर रहा है? महकमे से परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए भी। क्या पता अभी अगर जरूर इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा, ये जो आपका शौक है और इस तरह से आपके पिक्चर वायरल हो जाना, इसके बाद में लोग अब आपके डिपार्टमेंट के आपको आपके नाम से पुकारते हैं, हीरो कहते हैं, मॉडल कहते हैं, या उन्होंने कोई अच्छे से निक्स रखे हैं आपके? तकरीबन मैं रोड पे खड़ा होता हूँ, लोग आते हैं तो पर्सनैलिटी की तारीफ करते, तो इससे मेरा दिल खुश होता है क्योंकि मेरे महकमे की तारीफ होती है। अच्छा, मेरा मतलब दिल खुश होता है उससे। और मैं तो महकमे की बात कर रही थी कि आपके डिपार्टमेंट के लोग आपको क्या कहते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका रिएक्शन ये बस संजरानी बोलते बड़े प्यार से। हाँ, संजरानी, नेम से नहीं पुकारते, संजरानी हर कोई। सही, यानी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है आपको। अच्छा वकार, मुझे ये भी बताइएगा, जहाँ इतनी अप्रिसिएशन आपको मिलती है, बहुत से वाक़यात आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ अभी जो आपकी तस्वीर वायरल हुई, कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है, कुछ आप ही की तस्वीर पर क्रिटिसिज्म भी आता है और आप ही ने अपलोड की होती है उस पर क्रिटिसिज्म आता है। एक तस्वीर हम साथ दिखाएंगे भी,
ज़ाहिर है इसी यूनिफॉर्म में सिगरेट आपने पकड़ा हुआ है और ये तस्वीर आपकी ये भी वायरल हुई। तो स्मोकिंग किल्स, मतलब ये क्या आप इतने अच्छे मैसेज देते हैं, लोग कह रहे हैं कि फिर ऐसी पिक्चर क्यों? बस ये प्रोफाइल लगाई थी, ये क्या कह सकते हैं अब इसके बारे में। रिएक्शन तो किसी पे भी आ सकता है। जी जी नहीं तो ये सही है। नहीं ये तो सही है। चलें कोई बात नहीं, आप अवॉइड करेंगे ना आइंदा इंशाल्लाह यूनिफॉर्म में इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्सेप्ट किया, आपने डिफेंड नहीं किया। दिस इज ब्यूटीफुल। बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। नो डाउट जी। और बात हम इनसे कर रहे थे, लेकिन अब मुझे वाकई ये लग रहा था कि अभी वो कहेंगे ना कि यार मुझे करना है मॉडलिंग, कि अब वो हमें मतलब सारा वो मालूम हो गया। नहीं, मॉडलिंग तो ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। मैरिड हैं आप? नहीं मैरिड से। ओके, अभी सिंगल हैं जी। क्या कैसी लड़की चाहिए अम्मी को बताए ना आप अभी। शर्मा गए। नहीं जो नसीब होगी इंशाल्लाह, जो मेरे मालिक ने नसीब में लिखी होगी वही। और ये जो पिक्चर वायरल अब ज़्यादा हुई आपकी, इस पे घर वालों का रिएक्शन कैसा था? सब खुश हुए। अच्छा, वालदा अब्बू तकरीबन सब ने। कई शादी के ऑफर तो नहीं आ गए कोई? नहीं अभी तक नहीं आए। बारिश हुई ना अभी, तो ये ऑब्जर्व किया, सारे लोगों ने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो बहुत आगे बढ़कर लोगों को हेल्प कर रहे थे। आप भी लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो कितने घंटों की शिफ्ट होती है, और इस तरह की मौसम में और काम टफ नहीं हो जाता आप लोगों का? बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है काम हमारा। इन दिनों बारिशों में लोगों को अवेयरनेस देते रहे हम लोग। हमारे अफसराने बाला जो हैं तकरीबन वो भी रोड पे विज़िट करते रहे, जहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ट्रैफिक को रेगुलेट करते रहे तकरीबन। थैंक यू सो मच। आप साथ मौजूद थे। बाकी ये मैसेज भी साथ साथ दे, थोड़ा सा ना सिटीजन्स को खुद भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हल्का दोबारा मौजूद है, बारिश हुए, सख्त मौसम मौजूद होते हैं, थोड़ा सा ख्याल नहीं देने देंगे आप मुझे हैं। शादी की खबर तो नहीं है? एक और दुल्हनिया तो नहीं आ रही? एक और दूल्हा बनने जा रहे भाई। इमाद वसीम ने भी शादी करने का फैसला कर लिया। दूल्हा बन के दिखाऊंगा। इमाद वसीम बरतानवी निजात पाकिस्तानी सानिया अशफाक को अपनी दुल्हन बनाएंगे। मजीद इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास शब्बीर, क्या क्या कुछ पता चल सका इस शादी के बारे में, इमाद के इस फैसले के बारे में? वर्ल्ड कप के बाद अब शादियों का सिलसिला शुरू है, सीजन है। हसन अली के हवाले से 2 दिन पहले खबरें आई कि वो भी एक भारतीय हैं लड़की, उनसे शादी करने का उन्होंने फैसला किया। और अब इमाद वसीम ने भी शादी करने का फैसला किया। इस वक्त वो नॉटिंघमशायर की तरफ से काउंटी में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन सानिया अशफाक जो कि लंदन में उनसे पहली बार जिनकी मुलाकात हुई थी, उन्हें अपनी दुल्हन उन्होंने बनाने का फैसला किया है। 26 अगस्त को इस्लामाबाद में शादी की एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें उनके जो जाती दोस्त हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, टीम मेट्स हैं, उनको उन्होंने मदऊ किया है। शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 26 अगस्त को होगी। लड़की जो है सानिया अशफाक लंदन बेस्ड है और लंदन में ही उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो हसन अली के बाद अब इमाद वसीम ने भी शादी करने का फैसला किया है। अब्बास शब्बीर, डेट भी बता दी आपने। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, इमाद वसीम ने भी दूल्हा बनने की कर ली तैयारी और अब तो तारीख भी सामने आ गई है। और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो अपनी मेहनत, लगन, सलाहियतों से दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के रिहायशी इमरान घांची, उनसे आपके आज हम मुलाकात कराएंगे। मैं खुद उनको लेकर आता हूँ हमारे स्टूडियो में, तो वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान? तो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी, कमिटमेंट, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। ये वो पाकिस्तानी हैं कि जिनको हमें सलाम करना चाहिए। और हम और आप जब अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान हो रहे होते हैं, ये न सिर्फ ये कि ख़ुद को संभालते हैं बल्कि दूसरे लोगों का ख्याल भी करते हैं। मेहनत में अज़मत है। अगर इनको देखा जाए तो ये उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। मेहनत से मजदूरी को मात दी आपने। ये बहुत छोटे अल्फाज हैं। आप जितनी स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, उस सब के आगे। अब मुझे ये बताइएगा कि लोग आपको देखते हैं तो वो उनका रिएक्शन क्या होता है, और मुझे ये बताएं कि आप अपना काम अंजाम कैसे देते हैं, ये कैसे मुमकिन बना पाते हैं आप सब कुछ? देखिए, अगर कोई कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ कि वो काम करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि कोई आज़ाद जिस्म का कम हो
तो बंदा जो है अपनी ज़िंदगी हार ले। बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी की नज़रें कमज़ोर हो जाती है तो ग्लासेस लग जाते। तो मुझे भी इसी तरीके से जो है आम तौर पे लोग शूज़ पहनते हैं तो मैं व्हील चेयर में घूमता हूँ। तो मैं अपनी जो है एबिलिटी है जो मेरे पास, बिल्कुल ये एक डिफरेंट एबिलिटी है, डिसेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, एक डिफरेंट एबिलिटी और आप उसको बहुत खूबसूरती से मैनेज कर रहे हैं। मुझे ये भी बताएं इमरान साहब कि जब आप रिक्शा चला रहे होते हैं और सवारी बैठती है, मालूम ही नहीं होता उसको, तो आप हाँ बिल्कुल, पहले उनको जब बैठ रहे होते उस वक्त मालूम नहीं होता। ज़्यादातर लोग जब उतरते और वो पैसों के लिए जब आगे आते देने के लिए, तब वो अगर उनकी नज़र टांगों तक चली जाए तो बोले वो आपने ये कैसे ड्राइव किया। तो उसके बाद जो है बहुत अच्छा जो है एक पॉजिटिव अमल आ जाता है, मैसेज जाता है। तो उनको जब हम एक्सप्लेन करते कि देखो ये हो सकता है, तो वो बिल्कुल उस चीज़ पे जो है आमादा हो जाते। ये सब आसानी से नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो पेश आती होंगी ना, घर से निकलना, आके फिर रिक्शे में बैठना, चलाना, सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना, फिर वापस खाने पीने की ब्रेक लेने के लिए बाहर निकलना। कैसे 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 कर पाते हैं आप ये सब कुछ? किसी की थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है इस तमाम अरसे में आपको? देखो हेल्प तो बिल्कुल चाहिए होती है, पर ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी की हेल्प ना मिले तो मैं वो काम नहीं कर सकता। हाँ। मुझे खुद भी अपनी एक्सेस बनानी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ हाइट पर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ तो मैं उठा नहीं सकता। मैं अपने जिस्म को थोड़ा पुश करके उसे अपनी मेहनत से कर तो सकता हूँ मैं, बिल्कुल। बेशक। और इस दरमियान कुछ अच्छे साथी भी मिल जाते हैं, कुछ अच्छे दोस्त बन जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कोई ऐसे अजनबी मिल जाते हैं कि जो आपको कहते हैं रुको रुको मैं आ रहा हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको? जी बिल्कुल मिलते, पर मुझे जो है वो जो अनचाही मदद होती है ना, उससे मुझे थोड़ी सी एलर्जी है कि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोगों ने जो है माशरे के अंदर जो है डिसेबिलिटी को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि पैसे देकर इनकी मदद कर दो, या इनको जो है ज़बरदस्ती मुझे जाना इस सिमत है और मुझे कहा जाता है कि मैं धक्का दे रहा हूँ, वो गलत सिमत पे ले जा रहे। तो उस वक्त जो है उन्हें पूछना ज़रूरी है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और आपको हेल्प लेने से ज़्यादा हेल्प करना अच्छा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग भी कि जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और वो लोग भी जो चलने फिरने से कासिर हैं, वो नहीं चल फिर पा रहे, और आप तो ऐसे लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। रेट्रोफिटेड रिक्शे। जी बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है रेट्रोफिट के मायने ये है कि बॉडी लैंग्वेज के साथ गाड़ी का जो फंक्शन होता है उसको मुकम्मल तौर पे हैंड कंट्रोल कर दिया। जैसे कि अगर उनके पाँव काम नहीं कर रहे तो वो गाड़ी के पांचों फंक्शन प्लस स्टीयरिंग जो है उसको हम हैंड कंट्रोल कर देते हैं ताकि वो आसानी से। और ये जो रेट्रोफिटेड रिक्शा वैसे कितने में बन जाता है? ये खर्च कितना आता है? मेरा ज़्यादातर जो काम है मैं लोकल पार्ट्स के ऊपर काम करता हूँ, और आमतौर पे ऐसी फिटिंग होती है कि हर बंदा जो है उसे समझ पाए। ऐसा ना हो कि कोई ढूंढता हुआ जो है लाहौर से मेरे तक पहुंचे, ऐसा ना हो। सही, यानी स्पेयर पार्ट्स है आराम से मिल जाए। कितने वैसे रेट्रोफिटेड रिक्शे आपने अब तक बनाए होंगे? अभी तक जो है ऑन रोड हमारे 10 रिक्शे चल रहे हैं मेरे पास। सिर्फ कराची में? जी सिर्फ कराची में। और मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ नाव PDP, वहाँ बाकायदगी से ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। उसके अंदर जो है मैकेनिकल जो पार्ट्स है, जो ऑन रोड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी समझाया जाता है, ड्राइव भी समझाई जाती है, और कवानीन जो रोड के कवानीन है उस पर ख़ास ख्याल किया जाता है ताकि जो है हम ये प्रूफ कर सके कि अगर हमें ड्राइविंग हम कर सकते हैं सही, और हम कानून की पासदारी के साथ कर सकते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, ये ट्रैफिक कवानीन की पासदारी आप करते हैं? बिल्कुल। और उसके अलावा जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो आपको आ रहा होता है लोगों को देख करके गुस्सा कि ये देखो इस लेन में तो चलना ही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बाइक पर हैं और इसके बाद में इनको खुली छूट है, ये कहीं से भी घूम घाम के आ जाएंगे। असल में रिक्शा और बाइक जो है रोडों पे ज्यादा बदनाम है कि वो कट मार के कहीं से ऐसा ही है। अच्छा, बदनाम ज्यादा है। हालांकि ये तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, वो बाइक वाला, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला हो या डंपर वाला हो। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ? भी किसी को भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। टायर पंक्चर हुआ और आसानी से आपने टायर चेंज किया हो? बिल्कुल, ये समझ ले कि मुझे अपनी गाड़ी के अगर किसी पार्ट्स को, टायर समझ लो अगर चेंज करना है तो मुझे उसमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाओ, ज़बरदस्त।
और बिल्कुल क्विकली एक मैसेज हमें दीजिएगा नया दिन के नाजरीन को कि मेहनत उनको भी करनी चाहिए कि जिनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो हिम्मत हार जाते हैं ना, प्लीज़ उनके लिए बताइए कुछ। आपको देख के मुझे बड़ी हिम्मत और हौसला मिला है। एक छोटा सा मैंने अपनी ज़िंदगी पे सीखा है, तो वो मैं कह दूँ, शायद उसी से कोई मैसेज आउट हो जाए कि अधूरी सी ज़िंदगी है मेरी, पर उधार पर जीता नहीं, जीना सीख लिया है मैंने अपनी मुश्किलों से लड़कर। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग डिसेबिलिटी को देखकर ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसे उस शख्स को सिर्फ मौके की ज़रूरत होती है। और मैं ये ऑन कैमरा में ये कहना चाहूँगा कि कराची में एक ऐसा मरकज़ मौजूद है जो सिर्फ रक्शे के अंदर नहीं, हर काम के अंदर वो फ्री जो है ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग दे के उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता, उन्हें बाकायदगी से जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं। तो आप आए, नाव से रब्ता करें और देखें क्या होता है। थैंक यू सो मच इमरान, और हम ज़रूर वहाँ पर आएंगे भी। हालांकि मैं जानता हूँ इमरान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मदद आपके साथ सब कुछ करता है, पर मुझे खुशी हो रही थी आपको यहाँ लाने में भी और मुझे खुशी होती है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। और वाकई में उस इदारे में जाएंगे जहाँ से इन्होंने सीखा और जहाँ पर और लोगों को सिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच इमरान, आप नया दिन में आए और वाकई नया दिन में आके हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये एक हीरो हमारे साथ हैं, तो अब ज़रा मेरे ऊपर आ जाए, मेरे पास आ जाए आप लोग। हाँ जी, अब मैं आपको एक हीरोइन से मिलवाती हूँ। हीरोइन क्यों कहा मैंने? क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की, बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, हमने आपको बुर्का जर्नलिस्ट से मिलवाया था। आज हम आपको मिलवाएंगे बुर्का एंकर से। आप समझते हैं ना कि अगर एंकर हैं तो फिर उसके बाद में वो हेयर स्टाइलिंग ज़रूरी है, मेकअप ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं, डेरा इस्माइल खान की सुमेरा लतीफ़, इन्होंने तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पुरानी बात कर दी। गुज़िश्ता 3 साल से आप शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। 16 साल पहले आपके वालिद का इंतकाल हुआ था और उसके बाद से ही आपने मेहनत की, तालीमी अखराजात खुद उठाने के अलावा आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो आज आप नया दिन की मेहमान हैं। वेलकम टू नया दिन। ये बताइएगा, बुर्का पहनकर टीवी पर आना, एंकरिंग करना, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि एंकर होने की हैसियत में मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बड़ी सहूलत हो जाती है अगर आप लफ्ज़ के साथ साथ ना एक्सप्रेशन भी दें, लोगों को बात समझ में आती है। आपका काम तो और मुश्किल नहीं हो गया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। मुश्किल तो हो जाती है पर नामुमकिन नहीं है। ये एक एग्जाम्पल सेट करना उन लड़कियों के लिए कि जो शौक़ रखती हैं न सिर्फ जर्नलिज्म फील्ड में बल्कि हर उस फील्ड में, लेकिन वो अपनी सोसाइटी, रस्म व रिवाज, लोगों की बातों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकती। और हमारे जो DI खान की स्पेशली फ़ीमेल हैं, वो जर्नलिज्म फील्ड में इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि वहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, माइंड सेट उनके घर वालों की तरफ से। बहुत ज़्यादा 90% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मीडिया की फील्ड में एक लड़की बुर्के में क्या, चादर में क्या, दुपट्टे में भी नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्के में भी अपना काम किया जा सकता है, बुर्के के बगैर भी अपने सारे एक्टिविटीज़ आप सरअंजाम दे सकते हैं, जैसा कि मैं सरअंजाम दे रही हूँ, बुर्के में भी देती हूँ। You're an example and you are setting an example actually. You are a gold medalist as well. मैं चाह रहा हूँ ज़रा मुझे वो भी बताएं, गोल्ड मेडल जो आपने हासिल किया, किस सब्जेक्ट में किया, किस फील्ड में किया, कब किया? मेरे फादर की डेथ 16 साल पहले हो गई थी, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो उसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए, हम लोगों ने अभी तक वो फेस कर रहे हैं। तो मेरी मदर ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हम 5 बहनों भाइयों को बहुत अच्छी स्कूल्स, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, इतना अच्छा हमें बनाया, इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि आज हम यहाँ पे हैं। मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं आज आपके शो में आई हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, अभी जो करंट सिचुएशन है, मैं उस पर भी आपको कमेंट चाहूँगा। जर्नलिज्म में आपको क्या लगता है इस वक्त जो जर्नलिज्म हो रही है पाकिस्तान में, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं वो जर्नलिज्म जो कि हो रही है दीगर मुल्कों में, या जो कम से कम हमारे यहाँ कुछ साल पहले थी, 30 साल पहले, 40 साल पहले, चलिए 20 साल पहले, थोड़ा सा इस बारे में अगर आप चाहें तो कमेंट कीजिए। देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे
एक सहाफ़ी को आज़ादी राय हक का की आज़ादी होती है। हर सहाफ़ी हर बात पे बोल सकता है, पर कुछ एथिक्स होते हैं जो सेट किए गए हैं जर्नलिज्म फील्ड में। तो 20 साल पहले की सहाफ़त में और पाकिस्तान की आज की सहाफ़त में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। हर इंसान, न कि सिर्फ वो इंसान जो एक जर्नलिज्म की डिग्री लेके बैठा हुआ है, बल्कि हर इंसान, हर शहरी आजकल सोशल मीडिया को यूज़ करके एक जर्नलिस्ट बना हुआ है, सिटीज़न जर्नलिस्ट। तो एथिक्स का कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि कमी है कुछ हद तक, जो होना चाहिए कि एक रूल्स बनने चाहिए कि ये एथिक्स हैं, आपको चाहिए कि इसको फॉलो करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया बहुत अच्छा चल सकता है अगर इन रूल्स को फॉलो करें। आप खुद कैसे किन पॉइंट्स को फॉलो करती हैं, 3, 4 या 5, कि मैं खबर पढ़ूंगी और मैं ऐसे इंसाफ करूंगी, इससे मैं इस खबर पर बात करूंगी, लेकिन मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी न्यूज़ दूँ वो एक ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिसिटी उसमें, क्रेडिबिलिटी हो। और दूसरा ये कि आजकल DI खान में रोज़ाना की बेस पे टारगेट किलिंग होती है और पिछले दिनों एक धमाका हुआ, तो खून खराबा दिखाना, ये वॉलेंस वाली चीज़ें दिखाना आपके माइंड को बहुत अफेक्ट करती हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ उन पिक्चर्स को ब्लर करूँ, उन वीडियोस को ना दिखाऊं, लाइव ना जाऊं ऐसी जगहों पे कि लोगों को नुकसान ना। तो हम अपनी रेटिंग्स के चक्कर में लोगों के दिमाग को इतना आजकल उसमें ले आ रहे हैं कि वो लोग उसका शिकार हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार होते जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस सिलसिले में बात कर रही और आगे भी आप तरक्की पाएं, हम तो ऐसी दुआ करते हैं। DI खान से इस्लामाबाद आप आई, नया दिन की आप मेहमान बनी, थैंक यू सो मच। और यहाँ वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। आज का शो आपको लगा कैसे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात एक खुसूसी शो में, जुम्मे का खुसूसी शो, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।